नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। तो आज 17 अप्रैल यानी 10 राज्यों के 13 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुके हैं, जिसमें शामिल है 3 बेहद अहम सीट राजस्थान की, राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़, जहां पर वोटिंग जारी है। हालांकि एड़ी चोटी का जोर पिछले 1 महीनों से दिग्गजों ने लगाया है और अब क्या असर मतदाताओं पर हुआ है उसके परिणाम आ जाएंगे जब मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। हर एक तस्वीर आप तक फर्स्ट इंडिया पहुंचा रहा है। तो प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव जारी है। राजसमंद, सहाड़ा, सुजानगढ़ में वोटिंग हो रही है। मतदान में कोरोना गाइडलाइन की भी पालना यहां पर की जा रही है। बेहद खास इंतजाम इस बार किए गए हैं। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। किसी भी मतदान केंद्र पर बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तीनों सीटों पर 27 उम्मीदवार मैदान में है। कोरोना संक्रमितों के लिए भी अंतिम घंटों में मतदान की व्यवस्था है, यानी शाम 5 से 6 बजे के बीच में कोरोना संक्रमित यहां मतदान कर सकेंगे। कोरोना संदिग्ध और क्वारंटीन में रह रहे मतदाताओं का भी मतदान होगा। प्रशासन से ने यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इन्हें लेकर भी किए हैं। 2 मई को उपचुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार सुबह से फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, खास इंतजाम इस बार किए गए। ग्लव्स हर मतदाता को दिए जाएंगे ताकि वो वोट कास्ट करे और उसके बाद डस्टबिन में उस ग्लव्स को डिस्पोज करे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि देखिए, कोरोना काल पिछले साल से था और इन कोरोना काल के दौरान भी राजस्थान में निकाय के चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने हिस्सा लिया। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतदाता क्या इसे लेकर भी अभी चिंतित है, क्या घर से वो निकलेगा या नहीं। एहतियात के साथ मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है। सुबह से लगातार तस्वीरें तीनों सीटों को लेकर फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। बुजुर्ग भी यहां पहुंच रहे हैं एहतियात के साथ। इंतजाम इस बार प्रशासनिक स्तर पर भी बेहद खास किए गए हैं, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू भी लगा हुआ है। कर्फ्यू की पालना भी की जा रही है और जिस तरह से परमिशन इन 3 जगह को लेकर थी, 3 सीटों को लेकर जहां पर वोटिंग होनी है, वहां पर इस तरह के इंतजाम किए गए कि लोग घर से निकले, वोट कास्ट करें। और इस बीच राजसमंद विधानसभा उपचुनाव मतदान प्रतिशत की बात कर लेते हैं तो सुबह 10 बजे तक 19.14% मतदान यहां पर हुआ है। तो राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत सुबह 10 बजे तक का आ चुका है। सुबह 10 बजे तक 19.14% मतदान राजसमंद में हुआ। बेहद अहम सीट राजसमंद, सहाड़ा, जो कि इस बार बेहद दिलचस्प सीट बन गई थी। जिस तरह से विवाद भी देखने को मिला, नाराजगी भी यहां पर देखने को मिली। लेकिन सबसे अहम बात इन तीनों सीटों को लेकर यह है कि यहां पर इस बार कोई भी दागी कैंडिडेट नहीं है, जैसा कि हर बार देखने को मिलता है। कहीं ना कोई नजर आता है, लेकिन एकदम साफ छवि के कैंडिडेट इस बार इन तीनों ही चुनाव में नजर आ रहे हैं। कुल 27 कैंडिडेट हैं जिनके भाग्य का फैसला यहां पर वोटर्स कर रहे हैं। वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से एहतियात के साथ मास्क लगा हुआ है और खास इंतजाम किए गए। देखिए, जो कोविड पॉजिटिव है वो भी वोट कास्ट कर सकेगा। वोट का इस्तेमाल करना, एक वोट बेहद कीमती, और इसी के मद्देनजर ये पूरी तैयारियां की गई है। शाम 5 से 6 बजे के बीच में जो कोविड पॉजिटिव है वो वोट कास्ट कर सकते हैं। जो क्वारंटीन है या जो संदिग्ध है उनके लिए भी इंतजाम इसी तरह से किए गए हैं ताकि उनका वोट वेस्ट न जाए, कहीं ये टीस न रह जाए कि कोविड की वजह से, पॉजिटिव होने की वजह से वो अपने एक कीमती वोट नहीं डाल सके हैं। और ये इंतजाम प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरह से किए गए हैं, सुदृढ़ हैं, वो नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू है, इसके मद्देनजर भी पूरी तैयारियां और सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम और खास करके लोगों को रोका जा रहा है। कई जगह जरूर नजर आता है कि लोग एहतियात अभी भी नहीं बरत रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी या फिर किसी भी छोटे मोटे काम के लिए भी घर से निकल रहे हैं, तो यहाँ पर हिदायत भी उन्हें दी जा रही है। तो कह सकते हैं कि डबल चैलेंज यहाँ पर आज जरूर रहेगा, पुलिस के लिए भी, प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों के लिए भी। लेकिन 3 सीटों की अगर बात कर लें जहां पर वोटिंग जारी है, सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रतिशत भी यहां पर आ रहा है और हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। अब देखना यह होगा कि क्या वोटिंग प्रतिशत पिछली बार से ज्यादा आता है, क्योंकि देखा यही गया है कि असर मतदाताओं पर इन चीजों का नहीं पड़ता है। भले कितने भी कहा जाए कि लोग कोविड की वजह से नहीं निकल सकते हैं, हो सकता है वीकेंड कर्फ्यू हो तो लोग निकलने से परहेज करें, लेकिन उम्मीद यही है कि अच्छे से वोट कास्ट हो, बिना किसी दिक्कतों के लोग घरों से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें। और इस बीच सहाड़ा से कांग्रेस की प्रत्याशी गायत्री देवी, जिनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी नवीन जोशी ने, वो आपको सुना दें। कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी ने आज 59 नंबर जो मतदान केंद्र है रायपुर कस्बे का, जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्या विद्यालय रायपुर में अपना मतदान किया है। हम उनसे जानते हैं कि माता जी, आप मतदान करने पहुंचे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे आप? हम वैसे तो महंगाई भत्ते के कारण उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे। और क्या खास था ऐसा जिनको लेकर आप जनता के बीच में, क्या क्या मुद्दे थे? बहुत से मुद्दे थे। एमएलए साहब ने अधूरे काम किए, उनको पूरा करवाना, एमएलए साहब के सपनों को साकार करना,
और जो ख्वाहिश थी जनता को कि हमारे एमएलए साहब बीच में रह के अच्छा काम करेंगे, और उनके लाडले विधायक साहब बीच में ही चले गए, तो उनके मैम साहब होगी वो सपना अधूरे काम को सपना को पूरा करेगी। अच्छा, जिस तरह से आप पूरे पंचायत, कोई पंचायत आपने नहीं छोड़ी, 22 पंचायतें साड़ा की कर ली, रायपुर की 28 पंचायतें कर ली, उसके बाद रायपुर की 22 पंचायतें, साड़ा की 28 पंचायतें सारी आपने पूरी कर ली, 16 पंचायतें 65 पंचायतें कर ली। कैसा माहौल लगा महिलाओं? वैसे बहुत हर्ष और उल्लास से लगा और अच्छा ही लगा। महिला यही चाहती थी कि महिला को टिकट मिला, जो हम तो महिला के साथ ही है। देखो अभी जैसे आप अभी मतदान करने आए हो, तो मतदान को लेकर आम आदमी से क्या अपील करना चाहते हो? ज़्यादा से ज़्यादा मत दे, ज़्यादा से ज़्यादा मत दे, और अपील यही कि अपने एमएलए साहब के अधूरे काम है जो सबकी जनता की है कि भाई ख्वाहिश से कि भाई सपने सब पूरे करेंगे भाभी जी। ये थी हमारे बीच में कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी त्रिवेदी, जिनका कहना ये है कि उन्होंने जो मतदान के दौर अभी किया है और मतदाता से जो उन्होंने पिछले एक माह में मतदान के लिए जो अपील की, और ख़ास तौर से जो उन्होंने कैलाश त्रिवेदी, स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी विधायक थे, उनके अधूरे काम पूरे करने का संकल्प एक बार फिर दोहराया। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ नवीन जोशी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, साड़ा। चलिए, तो यहाँ पर जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, वो अपनी मंशा बता रहे हैं कि किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, कई यह मुद्दे हैं जिसे लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका कहना यही है कि जीतेंगे, जनता उनके साथ आएगी, तो वो जो वादे करके आए हैं उन वादों को पूरा करेंगे, ये उनकी प्राथमिकता में रहेगा। और चलिए चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी हमारे साथ हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे अहम देखिए, इस दिन का इंतजार अब बीजेपी कांग्रेस, क्योंकि दोनों ही पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले एक महीने में अगर हम जाएं तो एडी चोटी का जोर लगाया गया। दिग्गजों की हम बात कर लें या फिर लगातार 8-8 सभाएं एक दिन में की जा रही थी, आम जन से सीधा कांटेक्ट करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, अब देखिए कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलने की भी कोशिश यहाँ पर है, क्योंकि अगर हम बीजेपी कांग्रेस दोनों की ही बात कर ले, 6 कैंडिडेट, जिनमें से 3 ऐसे जिनके परिवार के सदस्यों को टिकट दिया गया है। स्वर्णिम जी, क्या मुद्दों को लेकर, जिस तरह से बार बार आप लोग कहते हैं कि 2.5 साल में जो सरकार ने काम किया उसे देखते हुए यहाँ जनता साथ जाएगी, हालांकि अगर इस कोविड काल में भी देख लिया जाए, निकाय के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, सफलता आप लोगों को मिली है, क्या वही उम्मीद बरकरार है इन तीनों सीटों को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से तीनों सीटों पे हम जीतने वाले हैं चुनाव, इसमें कोई शक हमें नहीं है और किसी और को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा उलटफेर राजसमंद की सीट पर होगा। मुद्दे सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने जो काम किए, हम जनता के बीच रहे, हमारे कार्यकर्ताओं ने कोरोना के दौरान सब लोगों की सेवा की, कार्यकर्ता आमजन के साथ जुड़े रहे, मिलते रहे, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते रहे, ये तो हमारे काम है। इसके अलावा जो बड़े मुद्दे थे वो थे देश में जो बढ़ती हुई महंगाई है, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था कि महंगाई कम की जाएगी, लेकिन हुआ क्या, उल्टा। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़ने से आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया, और जो जरूरत की, आवश्यकता की वस्तुएं हैं उन सब के दाम बढ़ गए। तो इन सब चीज़ों को आज जनता फेस कर रही है, वो भी ऐसे समय में जब बेरोजगारी है, काम धंधे बंद हो गए कोरोना काल के कारण, महामारी के कारण, और सबसे बड़ी बात, रोजगार लोगों ने खोया, रोजगार सृजन के कोई अवसर नहीं है। जो वादे प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की जनता से लोकसभा चुनावों में किए थे वो पूरे नहीं हुए, चाहे ईस्टर्न कैनाल का मामला हो। इसके अलावा आप देखें कि भीलवाड़ा में मेमू कोच फैक्ट्री का मामला था, जिसका सैंक्शन हमारी सरकार के दौरान हुआ था, बजट एलोकेशन हुआ, वो बंद कर दिया गया कार्य, रिफाइनरी का कार्य बंद पड़ा है। तो ये सारे तमाम मामले हैं, ये सब लोग जो आम जनता है आज ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है कि किस सरकार ने क्या काम किए हैं। तो हमारी सरकार ने उसी से उम्मीद जनता को भी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि किस सरकार ने क्या काम किया है उस बात का वो ख्याल रखेगी, और इसके बाद ही वोट कास्ट करने पहुंच रही है, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी भी है। मुकेश पारिक जी, अभी आपने सुना स्वर्णिम चतुर्वेदी जी को, और इससे पहले भी जब हम चुनाव को लेकर, क्योंकि 17 तारीख को लेकर बहुत सारी रैलियां भी हो रही थी, बहुत सारे बयान भी इस दौरान सुनने को मिले। लेकिन मुकेश जी, एक बात है जो बीजेपी की तरफ से बार बार कही जाती रही कि जनता बीजेपी के साथ इसलिए जाएगी क्योंकि ये 2.5 साल है जो कांग्रेस ने कोई काम नहीं किए। कांग्रेस इसी को मुद्दा बना रही है कि 2.5 साल के जो काम है उसी को लेकर जनता जाएगी, लेकिन कुछ नेशनल इश्यूज भी हैं जिसके मद्देनजर बीजेपी को इन सीटों में जीत नहीं मिलेगी, ये कांग्रेस मानती है। लेकिन बीजेपी का स्टैंड क्या है इस पर? 2.5 साल का जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है उसमें 3 चीजें प्रमुख रूप से है जो जनता, जिसके कारण कांग्रेस से दुखी है, नाराज है। पहला, अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस ने, अभी स्वर्णिम जी बता रहे थे कि जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, चाहे वो किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का हो और चाहे बेरोजगारों को भत्ते की बात हो।
साथ ही साथ जिस प्रकार से राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ी है, ना यहाँ मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी सेफ है, ना मंदिर सेफ है, ना ही यहाँ पर सड़क पर चलने वाली महिलाएं सेफ है, ना उनका मंगलसूत्र सेफ है। स्थिति ये हो गई कि राजस्थान में जिस प्रकार से बदमाशों का एक चारागृह ये बन गया हो, और यहाँ पर राजस्थान एक ऐसी शरण स्थली उनकी बन गई हो कि यहाँ पर क्राइम हो, और क्राइम होने के बाद वो आसानी से यहाँ से बच सके। एक अविश्वास था इस सरकार के प्रति लोगों में जागृत हुआ। अभी स्वर्णिम जी ने एक बात कही पेट्रोल डीजल की। आज पेट्रोल डीजल का केंद्र का सभी राज्यों में बराबर का भाव है, केंद्र की तरफ से जो दिया जाता है, ड्यूटी है वो पूरे देश में एक सी लगती है। लेकिन आज अगर हम दूसरी बात करें, आज राजस्थान ही ऐसा क्यों प्रदेश है कि जिसमें सब में ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल है? उसका कारण कि प्रदेशों में लगने वाले जो टैक्स है उसकी सब में ज़्यादा अगर कोई दर है तो वो राजस्थान में है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा पेट्रोलियम डीजल डीलर्स एसोसिएशन ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी, आगे वो लंबी हड़ताल पर भी जा रहे हैं। तो जो ये तर्क देते हैं उस तर्क तथ्यहीन है। और जहाँ तक जनता की बात है, ये कई बार बड़ी अपनी पीठ थपथपाते हैं, हमने कोरोना में ये किया, हमने वो किया, लेकिन इसके इतर अगर आप दूसरी तरफ जाएं तो जनता को जिस प्रकार से बनाना चाहते हैं जनता याद रखती है, जनता भूलती नहीं है। लेकिन कोरोना को लेकर तो स्थिति दूसरे राज्यों से तो बेहतर थी, अभी मौजूदा स्थिति और ज्यादा बढ़ गया है वो मुकेश पारिक जी, लेकिन कुछ तो बेहतर था। देखिए आज बहुत ही परफेक्ट था ये नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट इसलिए नहीं था कि जब गत बार हमारे कोरोना आया, ये बात ठीक है कि राजस्थान की हम सौभाग्यशाली रहे कि राजस्थान में अन्य प्रदेशों से जब हम कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा हमको सुकून मिलता है। लेकिन उसके दूसरी तरफ आप जब देखिए कि जब पहली लहर जब आई थी और कोरोना से जब हमारे प्रदेश की जनता जूझ रही थी, तो पूरी की पूरी सरकार दो धड़ों में होटल में देखिए मुद्दे तो याद दिलाए कि क्या कोरोना काल में किया नहीं किया गया, स्वर्णिम जी ने भी कहा, लेकिन एक रिएक्शन। तो 3 सीटों पर उपचुनाव तो जारी है। वोटिंग शुरू हुई थी सुबह 7 बजे से और अभी एक-एक करके वोटिंग प्रतिशत भी आ रहा है हर घंटे का। लेकिन अब सहाड़ा की भी अहम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि राजसमंद, सहाड़ा, सुजानगढ़ तीनों जगह वोटिंग जारी है। और ये सहाड़ा उपचुनाव की तस्वीरें देखिए, जहां कोविड प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है और कांग्रेस से कैंडिडेट है यहाँ पर गायत्री देवी, जो मतदान करने पहुंची। मतदाता जागरूक नजर आ रहे। देखिए इंतजाम जैसे किए गए हैं कि 2 गज की दूरी भी बनी रहे, मास्क में भी रहे, आपका आई कार्ड भी हो वो चेक किया जा रहा है। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। महिला मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। महिला मतदाता भी घर से बाहर निकल रही हैं, वोट कास्ट कर रही हैं। तो बुजुर्ग भी इसमें पीछे नहीं है। बुजुर्ग मतदाता भी एहतियात के साथ पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सहाड़ा उपचुनाव की ये 6 अहम तस्वीरें। तो तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं और इसी को लेकर चर्चा भी हमारी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। तो रण में रण बांकुरे हैं, बहुत मेहनत की, लेकिन अब कहीं ना कहीं फैसला जनता को करना है और आज जनता का दिन है। फिर आज किसी के कहने पर कुछ नहीं चलने वाला है। चलिए चर्चा का रुख करते हैं। मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। मिथिलेश जी, इससे पहले हमने बीजेपी कांग्रेस दोनों नेताओं से बात की थी, किस मुद्दों पर जनता उनके साथ जाएगी या किस पर नकारेगी, ये दोनों ने एक दूसरे की बातें भी कही। लेकिन सबसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में 2.5 साल पहले सरकार ने, किसी पार्टी ने, किसने अच्छा काम किया, ये सब बातें जनता के जहन में आज रहेगी या आज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मत बनाती है जनता कि मुझे किसके साथ जाना है? देखिए श्वेता जी, जो पब्लिक है वो बहुत स्मार्ट होती है और वो एवरीथिंग बहुत डिसाइड करती है कि मुझे कहाँ वोट देना है। किसी की जेब से नोट और किसी मतदाता से वोट लेना बहुत टफ काम होता है। इसीलिए जो मार्केटिंग में जो MBA करते हैं उनमें जो प्रोडक्ट सेलिंग है उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। वैसे ही असली नेता वही है जो वोट लें। इन चुनाव में अगर हम देखें तो तीनों का परीक्षण है, कांग्रेस, बीजेपी और एक तीसरे दल की जो संभावना है RLP। तीनों के जो प्रमुख हैं एक जाति से हैं, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे सतीश पूनिया हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो। इनमें सतीश पूनिया और हनुमान बेनीवाल राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से जुड़े हुए रहे। तीनों जाट हैं और तीनों का परीक्षण है। लेकिन जो RLP है, जो बार बार कहा जाता है कि राजस्थान में तीसरे दल की संभावना नहीं है, उसका भी 2023 से पहले एक लिटमस टेस्ट है। अगर ये तीनों चुनाव में अच्छा वोट परसेंट लेती है, कोई सीट क्रैक कर जाती है, तो निश्चित रूप से जो दोनों दलों के लिए एक वार्निंग, एक अलार्मिंग स्टेज। लेकिन RLP की क्या जीतने के चांसेस नहीं है? चांसेस अगर नहीं है तो ये कह सकते हैं कि किसी न किसी के लिए बड़ा नुकसान कर सकती है। देखिए अगर वो वोट परसेंट भी बढ़ता है, अगर हम RLP की स्थिति देखें पिछले 2018 के चुनाव में, महज राजसमंद में पंकज व्यास को 701 वोट मिले थे।
दोनों जगह कैंडिडेट नहीं नहीं थे। थे। आज हालात ये है कि उनकी भीड़ उमड़ी है, हेलीकॉप्टर उड़ा है, दोनों पार्टियों का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा है, उनका हेलीकॉप्टर उड़ा है, भीड़ उमड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों दलों के नेताओं के बयान बिगड़े हैं, तो कहीं न कहीं मानसिक दबाव दोनों दलों ने झेला है। जब राजेंद्र राठौड़ ये कह सकते हैं कि सुजानगढ़ में मेरी हार जीत का जो फैसला मैं नहीं, राहुल कसवा के ऊपर जाएगा। तमाम इनके नेता, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य बुआ को छोड़ के भतीजे को बुलाया, सब काम किए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश मेघ जो चौधरी हैं वो, अर्जुन मेघवाल, तमाम दलों ने, दोनों दलों ने, वो एक चेहरा है, एक आदमी है, और एक आदमी एक तरफ पूरी फौज है। उसमें वो लड़के अगर कितना भी अपना एरिया क्रिएट करता है तो निश्चित रूप से उसके लिए विन विन सिचुएशन में है। तो ये दोनों दलों को समझना पड़ेगा कि हमारे पास एक इतनी बड़ी मेन फोर्स है, हमारे पास कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा स्टीम है, उसके बीच में जहां 70 साल से दोनों दल के अलावा तीसरे दल की राजस्थान में कोई संभावना नहीं रही है, उस बीच में अगर कोई शेखावाटी जैसे क्षेत्र में, मेवाड़ जैसे क्षेत्र में, क्योंकि वो मारवाड़ से आते हैं, हनुमान बेनीवाल मारवाड़ से आते हैं, नागौर से आते हैं, और मेवाड़ और शेखावाटी तो कहा जाता है कि नीचे सड़क ऊपर सड़क नीचे माटी, शेखावाटी बहुत गहरा आदमी होता है शेखावाटी का। उस क्षेत्र में सुजानगढ़ में लास्ट दिन तक वो मूवमेंट करते रहे, तो उनको कहीं न कहीं संभावना नजर आ रही है। अगर वोट परसेंट बढ़ती है तो 2023 में उनके लिए फायदे का सौदा है। जीत ना भी सही, लेकिन एक बेस बहुत मजबूत स्टार्ट बन सकता है। और जिस तरीके सुजानगढ़ में 63,000 जाट हैं, अगर जाट कहीं जाते हैं, देखिए तीनों का टेस्ट है, भले सतीश पुनिया जी वहां से 30 साल पहले छोड़ के आ गए, लेकिन उनका जन्म वहीं का है। गोविंद डोटासरा जी शेखावाटी के हैं, और एक मारवाड़ का नौजवान आकर शेखावाटी में घुसकर चुनौती देता है, तो निश्चित रूप से ये विचार विमर्श का समय है। दोनों दलों को सोचना होगा कि अगर तीसरा विकल्प मजबूत मिलता है तो बात कहीं बन सकती है। भले लेकिन अपने अपने कुनबे को बहुत ज्यादा मजबूत इन तीनों सीटों में करने की कोशिश सभी ने की है, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो एक बयान गुलाब चंद कटारिया का आया, उसके बाद क्या जो नाराजगी झेलने को मिली वो नाराजगी वोट के तौर पर भी नजर आएगी, या नुकसान हो सकता है, या फिर इसे दरकिनार कर देंगे? देखिए कन्वर्जन कितना होता है, ये दिया कुमारी का भी टेस्ट है। जो राजकुमारी दिया कुमारी है, जो राजपूत समाज से है और प्रिंसेस है, उनका राजपूत समाज को कितनी देर रोक पाते हैं। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पे इमीडिएट जो महाराणा प्रताप के बयान के बाद ट्वीट किया और राजपूत समाज को जोड़ भी रही। अगर राजसमंद में जो गुलाब चंद कटारिया के बयान के बाद जो डेंट आया है उस पर दिया कुमारी जी ने ढंग से पेंट कर दिया, तो जो इनकी परंपरागत सीट है, जो पिछले 4 चुनाव से जीत रहे हैं, और जो किरण माहेश्वरी जी के साथ सहानुभूति की लहर है, वो कन्वर्ट रह सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो राजसमंद में है वो है जो साइलेंट वेव में सीपी जोशी फैक्टर। जो सीपी जोशी फैक्टर है वो बहुत साइलेंट वेव में काम कर रहा है, और उन्होंने जो 14 पंचायतें वहां जाट बहुल थी, और 14 पंचायतों में उन्होंने कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, राजेंद्र यादव और पुष्पेंद्र भारद्वाज, एक पूरी टीम वहां उतार रखी। ऐसे ही सहाड़ा में 68 दिन से वहां 70, आज 69वां दिन हो गया, लोग जयपुर से जाके वहां काम कर रहे हैं। उसमें धर्मेंद्र राठौड़ है और जो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा है, और ये जो टीम है जो जयपुर से गई है, उन्होंने गांव-गांव में काम किया। तो कांग्रेस ने पहली बार बीजेपी की स्टाइल में काम किया। इस उपचुनाव में कांग्रेस को उपलब्धि क्या मिलती है तो 2 मई को पता चलेगी, लेकिन कांग्रेस एक कल्चर सीखी है, वो सीखी है बीजेपी को फॉलो करना, कि बीजेपी जिस तरीके से बूथ पर जाकर मैनेजमेंट करती है, जिस तरीके से वो जो फॉलो करे वो इस बार नजर आया, इन तीनों सीटों पे नजर आया। क्या किया कि जैसे बीजेपी पिछले चुनाव में करती थी कि कांग्रेस की सभाओं में जो नाटकबाजी करवाते थे, जो अचानक होते थे, वो सुजानगढ़ में देखने को मिला अनुराग ठाकुर को। तो जो बीजेपी के द्वारा जो इनके वेपन थे, उस वेपन को उठाना कांग्रेस ने सीख लिया, झूठ को ढंग से झूठ बोलना। जो कुल मिला के अब जो कांग्रेस है वो बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देने लगी है। ये इस उपचुनाव की मुख्य उपलब्धि मानी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुकेश फारिक जी, अब अगर ये इस बात पर अगर आप भी एग्री करें तो ये तो अच्छी बात है कि जो बीजेपी कर रही है, जो बीजेपी का सिस्टम रहा है, उसे कांग्रेस फॉलो कर ठीक है जवाब देने की बात। लेकिन एक जो गुलाब चंद कटारिया के बयान के बाद कहा जाता है कि दिया कुमारी के लिए 0 से स्टार्ट करने वाली स्थिति हो गई है कि सबको मैनेज करके किया जाए। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही थी कि बीजेपी की तरफ से सामने आकर इस बयान पर कोई स्टैंड नहीं लिया गया। हालांकि गुलाब चंद कटारिया ने इस बात को लेकर माफी मांगी कि उनका उद्देश्य ये नहीं था कि किसी का दिल दुखे या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, लेकिन बीजेपी का कोई स्टैंड इसमें नजर नहीं आया। इसका इंतजार भी किया जा रहा था कि शायद बीजेपी की तरफ से कुछ कहा जाए।
देखिए, इसमें जो सब में बड़ी बात आपने बयान वाली कही है, स्वयं गुलाब जी कटारिया ने 2 बार इसके लिए माफ़ी मांगी, और ये हम सब जानते हैं कि जो उन्होंने बोला उसका उनका उद्देश्य क्या था, उनकी भावना क्या थी। लेकिन चूंकि चुनाव का समय था, उसकी जो भाषा थी वो भाषा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि वो भाषा अच्छी थी, लेकिन उनका भाव जो था वो महाराणा प्रताप के प्रति सम्मान का भाव था, उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। भाषा पर वो नियंत्रण नहीं कर पाए, लेकिन उसके लिए उन्होंने स्वयं ने क्षमा याचना की और 2 बार उन्होंने क्षमा मांगी। जहाँ तक वहाँ की सांसद का सवाल है, अभी जैमिनी जी बात कर रहे थे, दिया कुमारी जी ने राजसमंद में रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं, और मेरा ये पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से वो जनता से जुड़ी है उसका पूरा फायदा जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर उसका देगी। और वहाँ पर जो ऐसे काम थे जो कई वर्षों से हुए नहीं थे, उन कामों को भी उन्होंने पूरा कराया है, जो इसकी पूरी जनता, वहाँ की राजसमंद की लोकसभा क्षेत्र की जनता उसमें पूरी सराहना करती है। एक बात और कही जैमिनी जी ने, मैं थोड़ा सा उसको भी बताना चाहूंगा। इन्होंने कहा सीपी जोशी जी वहाँ साइलेंट वर्क कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। सीपी जोशी जी जिस प्रकार से वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ के सरकारी अधिकारियों को बुलाना, उनको डांटना, उनको धमकाना, वहाँ के जो अध्यापक है उनको बुलाना, वहाँ के जो प्रशासन है उसको, तो इस प्रकार का जिस प्रकार से उन्होंने कृत्य किया है, नहीं, सीपी जोशी जी ने जिस प्रकार का वहाँ पर जो कार्रवाई की है वो शोभनीय नहीं है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिस प्रकार से वहाँ पर प्रशासन को और जिस वहाँ पर चुनाव के लिए वो जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी ऑफिशियल रूप में इसकी शिकायत भी की है। तो ये सारा जो माहौल देखने को मिल रहा है, इससे ये लग रहा है कि चाहे राजसमंद की सीट हो चाहे और कहीं हो, कांग्रेस की जो पकड़ है, जो एक जमीनी पकड़ होनी चाहिए, वो जमीनी पकड़ नहीं है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का बस, हाँ, हमारे पास तो 15 प्रमुख से लेकर हमारे पास जो कार्यकर्ता हैं, हमारे पास जो सब में बड़ी पूंजी है वो कार्यकर्ता है, और वो कार्यकर्ताओं की जो कार्यशैली है, जो 15 प्रमुख से लेके, चाहे वो पंचायत का प्रभारी हो, चाहे बूथ का हो, चाहे वार्ड का हो, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम हो और चाहे प्रदेश की हो, जिस प्रकार से एक मुखी होकर इन चुनावों में मेहनत की है, काम किया है। साथ ही साथ जो हमारे उम्मीदवार है वो हमने प्रयास किया है कि हमारे यानी कि जो तैयारियां, जो कोशिशें की, भले ही बयानों को लेकर सवाल उठे या दूसरी चीजों को लेकर, लेकिन बीजेपी तीनों सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त है। बिल्कुल ठीक है। योगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजसमंद से। योगेश जी, अब तीनों अहम सीटें हैं, तीनों पर हमने कई बार चर्चा भी की है, लेकिन अगर हम राजसमंद, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, राजसमंद का ही पहले जिक्र कर लेते हैं। राजसमंद में पहले और अब में क्या परिवर्तन नजर आ रहा है, और खासतौर से वहां पोलिंग बूथों में क्या इंतजाम है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों की अपनी रणनीति, अलग प्लानिंग होती है, लेकिन कितनी पुख्ता वहां पर नजर आ रही है? देखिए, राजसमंद कांग्रेस के लिए कमज़ोर कड़ी रही है, और इस बार कांग्रेस ने अलग तरह की से चुनावी रणनीति बनाई। नाथद्वारा से सटा जो राजसमंद का इलाका है, जिसको नाथद्वारा पट्टी भी कहा जाता है, वो राजपूत बेल्ट है, जिस पर पूरा चुनाव फोकस रहेगा, क्योंकि महाराणा प्रताप पर जो विवादित बयान दिया गुलाब चंद कटारिया ने, उसके बाद उस पट्टी पर किस तरह का वहाँ से वोट पड़ता है, किस दल को पड़ता। परंपरागत रूप से राजपूत समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी का वोट माना जाता है। कितनी सेंध लगेगी ये हमें परिणामों तक देखना पड़ेगा। तकरीबन 45 से 50 हज़ार वोट एससी और एसटी का है पूरे राजसमंद विधानसभा में। ये एससी और एसटी में खासतौर से भील, गरासिया, जो आदिवासी तबका है, जो मेवाड़ और वागड़ में रहता है, यहाँ कुछ मुद्दे भी इस तरह के थे कि इनको उस तरह का अधिकार प्राप्त नहीं है जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आदिवासियों को है। तो ये बड़ा मुद्दा था, इसको लेकर कई काम यहाँ पर किए गए सरकारी स्तर पर, लेकिन मोटे तौर पर ये भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। शेड्यूल कास्ट में बात करें तो शेड्यूल कास्ट में भी जो खटीक वर्ग है, उसके वोट बड़ी तादाद में राजसमंद में है, और इसी कारण से मदन दिलावर जो बीजेपी के लीडर हैं वो उसी समाज से आते हैं, उन्होंने लगातार कैंप किया। कांग्रेस ने भी दिल्ली से राजकुमार चौहान एससी के नेता, उनको यहाँ बुलाया। कितना फ़र्क पड़ेगा शेड्यूल कास्ट, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी जाता है, लेकिन यहाँ शेड्यूल कास्ट का मिजाज भाजपाई मिजाज रहा है, जो इतिहास जो यहाँ का बताया जाता है। तो अब उसमें कितनी सेंध लगेगी, और जो 5 जातियाँ हैं जिन पर पूरा चुनाव राजसमंद का टिका हुआ है, जिनमें हम सबसे एक अहम जाति की बात करें तो गुर्जर मतदाता, तो यहाँ गुर्जर प्लस गायरी, गुर्जर समाज यहाँ गायरी वोटों को अपने साथ जोड़ कर देखता है। तो गुर्जर गायरी, चाहे वो सहाड़ा में हो, चाहे वो राजसमंद में,
वो फ्लो किधर जाएगा। आरएलपी ने यहाँ गुजर को उम्मीदवार बनाया है, क्या खटाना जो है उम्मीदवार हैं आरएलपी के, वो कितने अपने समाज के वोट ले जा पाएंगे, इस पर भी बहुत कुछ चीज़ें निर्भर करेंगी। लेकिन जो एक वातावरण बना हुआ था पूरे इस इलाके के अंदर कि गुजर समाज को लेकर गुजर समाज फ्लक्चुएट करेगा, एंटी कांग्रेस पड़ेगा, उसको काफ़ी कुछ यहाँ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश सीपी जोशी के जो विश्वास था देवकी काका या उनकी टीम ने की है। कितना असर पड़ेगा ये अलग बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर है पालीवाल ब्राह्मणों के वोट। पालीवाल टिकट कांग्रेस से भी मांग रहे थे, पालीवाल टिकट बीजेपी से मांग रहे थे, लेकिन मोटे तौर पर बीजेपी से दावा बड़ा था। तो अब किस तरह से वो पालीवाल समाज यहाँ पूरे राजसमंद की गणित को राजनीतिक तौर पर प्रभावित करता है, किधर जाएगा, इस पर बहुत बातें निर्भर करेंगी। स्थानीयवाद का मुद्दा जो राजसमंद में एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया था, तनसुख बोरा को उम्मीदवार बनाया, वो स्थानीय केलवा के हैं। वहीं दीप्ति माहेश्वरी यहाँ की नहीं है, उनकी माता यहाँ पर लगातार प्रतिनिधित्व करती थी। तो स्थानीयवाद को जो कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया, वो कितना असर करेगा राजसमंद की इस पूरा चुनावी समर में, ये भी एक दिलचस्प होगा। राजपूत कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी, SC ST, गुर्जर समाज के वोट, इसके अलावा यहाँ राजपूतों में भी जो कहा जा सकता है कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो वोट्स हैं वो खरवड़ जो जाति है उसके भी रहते हैं, वो भी किस तरह मूवमेंट करती है। यहाँ भील गरासिया आदिवासी जो वोट है वो किस तरह से मूवमेंट करता है। तो ग्रामीण इलाका राजसमंद कस्बा, कांकरोली कस्बा, जहाँ पर अभी नगर पालिका के चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मेजोरिटी प्राप्त की थी, वो अब मेजोरिटी क्या इस चुनाव में भी रह पाएगी, क्योंकि मिजाज यहाँ का भाजपा ही रहा है, जनसंघी मिजाज रहा है और हिंदुत्व और राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित राजसमंद का कस्बा रहता है। और यहाँ पर उस पूरे उस जो हिंदुत्व और जो संघी मानसिकता के तिलिस्म को क्या कांग्रेस भेद पाएगी, ये बड़ा सवाल है। नगर पालिका के चुनाव को हम विधानसभा के चुनाव से जोड़कर नहीं देख सकते। तो कांग्रेस ने यहाँ पर इन तमाम जातियों से जुड़े नेताओं को यहाँ कैंप करवाया। पुष्पेंद्र भारद्वाज क्योंकि ब्राह्मण नेता हैं जयपुर के, उनको यहाँ इसीलिए भेजा कि वो यहाँ पर काफ़ी समय पहले से, नगर पालिका चुनाव से पहले से वो यहाँ लगातार डेरा डाले हुए थे। तो मूल OBC के वोट, और जो एक जाति से मैं अब मिस कर रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कुमावत और प्रजापत के वोट। जो राजसमंद में कांग्रेस पार्टी से कुमावत ने टिकट मांगा था और वो फेस बनाने की बात भी उठी थी, लेकिन अंतिम समय पे तनसुख बोरा को टिकट दिया गया। योगेश बिल्कुल, और ये बिल्कुल अहम जानकारी जो आपने दी, और जाति को लेकर बात की, और ये बेहद अहम वोटिंग के दौरान तो जरूर रहता है, भले कुछ हो या ना हो कि आप माने या ना माने, लेकिन जब चुनाव होते हैं, वोटकास्ट होते हैं, तो जातियों का भी अपना एक समीकरण होता है कि हम किसके साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे, कौन किस में सेंधमारी करता है और किसने कितनी कोशिश की, ये तो 2 तारीख को परिणाम के सामने आने के बाद ही जाहिर भी हो जाएगा। योगेश जी आपका रुख करेंगे, लेकिन सहाड़ा से नवीन जोशी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवीन, सहाड़ा से भी क्या तस्वीरें आ रही हैं, कितने प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है, जानकारी चाहेंगे, क्योंकि बेहद अहम सीट इस बार सहाड़ा बन चुकी थी लादूराम पितलिया के फैक्टर के बाद। श्वेता बता दूं, सहाड़ा में अब तक करीब 22 से 23% के बीच में मतदान हुआ है, और अभी हम ऐसे एक मतदान केंद्र पे खड़े हैं जहां पे केवल वोट की बात नहीं हो रही है, वोट के साथ साथ में कोविड की बात हो रही है, कोविड केयर की बात हो रही है। कोविड केयर के साथ साथ में इको फ्रेंडली मतदान केंद्र बनाया गया है। कोसीतल में खड़े हैं अभी हम। कोसीतल जो है ये रायपुर पंचायत समिति का एक गांव है, कोसीतल ग्राम पंचायत है। यहाँ पे ग्राम पंचायत एक अटूटी पहल शुरू की है। श्वेता मैं बता रहा हूँ आपको, पीछे हमारे सामने में हमारे कैमरा पर्सन इकबाल से कहूंगा वो बताए, ये वो लोग हैं जिन्होंने कोविड की वैक्सीन लगवाई है, और इन्होंने कोविड को लेकर जो वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की जो पहल है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की अपील है कोविड को बढ़ावा देने की, उसको लेकर इन्होंने घर घर में जो काम किया है, और जिन जिन लोगों ने अपने पूरे परिवार में कोविड की वैक्सीन लगवा दी, उन लोगों को यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है कोसीतल, उसकी तरफ से पौधे दिए जा रहे हैं ताकि इको फ्रेंडली मतदान केंद्र के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। इस आदर्श मतदान केंद्र है, 101 नंबर का ये मतदान केंद्र है। यहाँ पर वोट देने कर आने के बाद में लोगों को पौधे दिए जा रहे हैं। हमारे बीच में कुछ ऐसे मतदाता है जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया, वैक्सीनेशन के बाद में उनको ये पौधा मतदान करने के लिए जो आए हैं, इनको पौधा दिया गया। आपको बताओ, आपका क्या नाम है? पिंटू टेलर।
पिंटू टेलर। पिंटू जी, आपने ये पौधा किस लिए दिया आपको ग्राम पंचायत ने? वोट दिया और वैक्सीनेशन लगवाई, परिवार के मम्मी पापा की वैक्सीनेशन लगवाई। और जो भी वोट देने आ रहा है उसको इको फ्रेंडली एक पौधा दिया जा रहा है, वो अपने घर पर खेत पे पौधा लगा सके और अपने बच्चे को बड़ा करता है, जैसे हम पौधे की देखभाल करेंगे। माता जी, आप वोट दे दियो? वोट दे दिया। देखो माता जी ने। माता जी, वो पौधो का दी दो आपने? वो खेत में बाबा के लिए दीदो। खेत में बाबा खेत में बाबा के लिए दे रहा बेचता करा रहा। हाँ बाबू जी, आपने वोट दे दिया तो पौधा क्यों दिया आपको ये? आप बोलो मेरे को वैक्सीन। चलिए नवीन, देखिए एक अच्छी पहल है, अच्छी कोशिश है और एक मैसेज देने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए और वो इस पोलिंग बूथ पर जरूर की जा रही है, जो तस्वीरें भी आपने हम तक पहुंचाई है। वापस आपका रुख करेंगे, मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए, चर्चा इस पर जारी रहेगी क्योंकि तीनों सीटें बेहद अहम है। एडी चोटी का जोर लगाया गया है, दिग्गजों की साख भी दांव पर इन सीटों को लेकर। कौन जीतता है कौन हारता है ये तय जनता कर रही है यहाँ की, और तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो तस्वीरें लगातार तीनों विधानसभा चुनाव के हम दिखा रहे हैं, जहां पर उपचुनाव में वोटिंग जारी है सुबह 7 बजे से, और राजसमंद की कुछ अहम तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां सुबह 7 बजे से जागरूक मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच गया था। ये 6 अहम तस्वीरें, जहां मतदान को लेकर जोश नजर आ रहा था। व्हील चेयर पर भी मतदाता पहुंचे, जो ऐसे थे जो पहुंच नहीं सकते थे। व्हील चेयर ही सही, लेकिन पहुंचे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। उम्र भी आज आड़े नहीं आई है, रुकावट नहीं बनी है, जहां पर बुजुर्ग भी बड़ी तादाद में पहुंचे। मतदान के बाद उत्साह भी देखने को मिला है। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी थी। सुरक्षा सिर्फ वोट कास्ट करने को लेकर नहीं, लेकिन उससे बड़ी चुनौती कोविड को लेकर थी और इसी के लिहाज से जो तैयारियां की गई थी वो साफ नजर आई। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए यहां पर मतदाता नजर आए। बाहर जहां पर उन्हें खड़ा किया गया, जिस तरह से कतार में वो खड़े थे, किस तरह से दूरी बनाकर रखना है, तमाम इंतजाम किए थे और वो इंतजाम इन चुनाव के दौरान नजर भी आ रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। मुकेश पारिक जी, अभी योगेश जी बता रहे थे वहां पर कि भाजपाई गढ़ कहा जाता है राजसमंद, और लगातार जीत भी वहां पर किरण माहेश्वरी, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए इसलिए मतदाता उनके साथ रहे। अब दीप्ति माहेश्वरी को टिकट भी दिया गया। दीप्ति माहेश्वरी ने भी, अगर हम प्रचार की बात करें तो बिल्कुल लोगों से जुड़ाव रखते हुए यहाँ पर प्रचार किया, लेकिन क्या अब सेंधमारी कांग्रेस कर पाएगी उस पर? ये आपको लगता है कि जिस विरासत को उन्होंने बनाकर रखा है उस विरासत को ही आगे दीप्ति लेकर चलेंगे और जनता भी उनका साथ देगी? देखिए, चुनाव में जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है उसको वहाँ अपना प्रचार प्रसार सब पूरी मेहनत करना होता है, लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने राजसमंद सीट को, मैंने आपको जैसा बताया कि चाहे हमारी सांसद के द्वारा वहाँ काम कराए गए हों और चाहे पूर्व में किरण जी माहेश्वरी ने जिस प्रकार से राजसमंद के विकास में अपना एक योगदान दिया हो, वो वहाँ की जनता से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राजसमंद में एक सशक्त टीम है जो वहाँ पर विकास के साथ साथ हमारे संगठन को मजबूत करने का काम भी वहाँ करती रहती है। लेकिन जो स्थानीय का मुद्दा है, जिस तरह से जिक्र योगेश जी ने भी अभी किया, देखिए, ये भी मुद्दा एक है। किरण जी जहाँ की है वहीं दीप्ति जी है। मैं ये नहीं मानता कि ये मुद्दा वहाँ चलेगा। ये मुद्दा कांग्रेस के द्वारा उठाया गया है, लेकिन वहाँ की जनता में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। वहाँ की जनता किरण जी की माहेश्वरी को एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में दीप्ति माहेश्वरी को वहाँ जिताने का मानस बना चुकी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से किरण जी का राजसमंद की राजनीति में योगदान रहा है, हमारे सांसद ने जिस प्रकार से राजसमंद का कायाकल्प किया है, जिस प्रकार से वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं की टीम है, कार्यकर्ता लगातार वहाँ काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो राजसमंद सीट पहले थी वो आगे भी बरकरार रहेगी और राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छी लीड से वहाँ पर विजयी होगी। हालांकि ये अवश्य है कि कांग्रेस अपनी सत्ता में रहने के दौरान अपने सत्ता का कैसे दुरुपयोग करे ये अच्छे से जानती है। उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है और वो कर भी रही है प्रयास, लेकिन मैं मानता हूं कि इस प्रकार के प्रयासों का कोई फायदा नहीं होगा। जनता का वोट बीजेपी को ही पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन एक अहम बात यह भी है कि कांग्रेस को लेकर अगर बात की जाए, क्या कांग्रेस यहाँ सुजानगढ़ सीट को लेकर, क्योंकि मनोज मेघवाल को तो टिकट यहाँ पर दिया गया, भंवरलाल मेघवाल ने जो काम किया उसकी उम्मीद लोग कर रहे हैं कि अब मनोज भी उस काम को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में बीजेपी तो कोशिश करेगी, लेकिन क्या आश्वस्त है कि नहीं, अगर पिता ने जो काम किया है उस विरासत को, उस काम को बेटा ही आगे बढ़ा सकता है और उसी जनता के भरोसे के साथ? जी मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता महोदय जो बात कह रहे थे, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, क्या होता है कि हमारे यहाँ टिकट जो दिए जाते हैं कांग्रेस पार्टी में, वो दिए जाते हैं इस आधार पर जो कार्यकर्ता मांग करते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच कौन रहता है, उनका नेतृत्व कौन कर सकता है, इस आधार पर हमने टिकट दिया। सबसे पहले राजसमंद की बात करते हैं, फिर मैं सुजानगढ़ पे आता हूँ।
राजसमंद में बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि कोई स्थानीय उम्मीदवार हो, ये आम जनता की मांग थी कि उनका प्रतिनिधित्व कोई आम वहाँ का रहने वाला स्थानीय नागरिक करे, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे लोकसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य भी स्थानीय नहीं है, राजसमंद की नहीं है, जयपुर से गई हैं। और अभी जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनका भी उस क्षेत्र से कोई लगाव नहीं है, पहले कोई राजनीतिक उनका अनुभव भी नहीं है। जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं वहाँ के स्थानीय हैं, उनकी कई पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे समाज सेवा में लगे हुए हैं और आम जनता के सुख दुख में हमेशा भागीदार रहे। तो इसी आधार पर हमने वहाँ टिकट दिया कि जो क्षेत्र का विकास कर सके, ग्रामीणों के बीच रह करके, आम जनता के बीच, क्षेत्रीय नागरिकों के बीच रह करके उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सके। इसी आधार पर हमने काम करना शुरू किया था। रही सुजानगढ़ की बात, तो सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल मेघवाल एक सिर्फ सुजानगढ़ के ही नहीं, पूरे राजस्थान के कद्दावर नेता रहे। और जब वो पूरे राजस्थान भर में पार्टी का काम संभालते थे, सरकार का काम संभालते थे, तो उनके पीछे से क्षेत्र में जो स्थानीय नागरिकों की जो समस्याएं थी या विकास के कार्य थे, वो उनके पुत्र संभालते आए, जो हमारे कार्यकर्ताओं पहले वो सक्रिय थे, लोगों के बीच में बिल्कुल लगातार काम उनके कर रहे थे, पुत्र होने के नाते उनका प्रतिनिधित्व करते थे उस क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके। तो ये कार्यकर्ताओं की मांग थी कि हमारे को जो नेतृत्व ठीक है, स्थानीय विलेज उनके बीच का हो। इसी पर मिथिलेश जी कुछ कह रहे थे जी। देखिए श्वेता जी, जो अभी स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि खुद मनोज मेघवाल कह चुके हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं था, मेरी बहन राजनीति में थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 18 दिन में हमारे घर में 2 हादसे हो गए और उनकी माताजी ने, उन्होंने भी कहा था कि हम सक्रिय राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन जनता ने उनको कहा तो मैं लड़ रहा हूं। तो खुद मनोज मेघवाल सक्रिय राजनीति की बात को नकार चुके कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं था, लेकिन राजनीतिक दलों का जो भावनात्मक जो होता है, वैतरणी को पार करने के लिए भावनात्मक जो नदी होती है उसको पार करने के लिए, लोगों को इमोशनली जोड़ने के लिए मनोज मेघवाल को टिकट दिया गया है, ये तय है जी। राजसमंद और सुजानगढ़ की तो बात, लेकिन अगर सहाड़ा की बात करें, ठीक है, सहाड़ा में टिकट दिया गया और दोनों ही पार्टियों की तरफ से मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश की जा रही थी, लेकिन जब लादूराम पितलिया आया और ये फैक्टर आया तो एकदम से ही माहौल वहां का बदल गया और कहा जाने लगा सहाड़ा ही इन तीनों में एकदम हॉट सीट हो रखी है। क्या उस फैक्टर का असर होगा, किसी को फायदा या किसी को नुकसान? देखिए, जो सहाड़ा में पहले दिन जब गायत्री जी को टिकट दिया गया तो उनके सगे देवर उनके खिलाफ आए, उस डैमेज को रघु शर्मा ने और धर्मेंद्र राठौड़ ने मैनेज किया और सीएम से उनकी मुलाकात कराई। उसके बाद जो लादूलाल पितलिया वाला जो प्रकरण हुआ, उसके बाद निश्चित रूप से, क्योंकि लादूलाल पितलिया पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में 30,000 वोट निर्दलीय लेके गए थे और जो 13 साल से जो निष्क्रिय थे डॉक्टर रतनलाल जाट, उनको इन्होंने उतारा। लेकिन जो वहां की जो है कि सहानुभूति उनकी कैलाश त्रिवेदी जी की जो धर्मपत्नी है, जो भाभी जी के रूप में वहां अपनी प्रसिद्धि रखती है, कि उनके वादे पूरे करेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको कहना चाहता हूं कि मेवाड़ आंचल, जो अभी योगेश जी कह रहे थे, ये जनसंघ का गढ़ है। 6 लाख से अधिक वोटों से सुभाष भेड़िया जीते हैं। 21 दिन में दिया कुमारी वहां जाके 5.5 लाख वोटों से जीती तो वहां का जो मूल रूट है, वहां का जो बेसिक ग्राफ है, वो कहीं न कहीं उसके आसपास घूमता है। अब अशोक गहलोत की जो पॉलिसीज है, कोरोना काल में उन्होंने कहा हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, एग्रीकल्चर में 2 बजट लाएंगे और किसान आंदोलन जो चल रहा है, उन फैक्टरों को देखते हुए अगर मेवाड़ अंचल में कांग्रेस इस तिलिस्म को तोड़ पाती है तो कांग्रेस के लिए 2023 में बहुत सुखद अनुभव होगा, क्योंकि वहां की जो बेसिक मानसिकता है मेवाड़ की, वो कहीं ना कहीं आरएसएस के आसपास ही घूमती है। लेकिन जिसे तोड़ना कांग्रेस के लिए तो मुश्किल होगा। कांग्रेस को तोड़ना मुश्किल है नहीं, जैसे जिस तरीके से रघु शर्मा वहां काम कर रहे हैं। रघु शर्मा ने, जब डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि हम वहां प्रचार करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो कोई टूरिज्म डेस्टिनेशन नहीं है, कोई हब नहीं है। तो जिस प्लानिंग से काम किया है, अब वो कितनी एग्जीक्यूट होती है, कितनी रिजल्ट में कन्वर्जन होती है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये कड़वी सच्चाई है कि मेवाड़ आंचल कांग्रेस के लिए हमेशा ही टफ रहा है। अगर गिरजा व्यास और सीपी जोशी को छोड़ दिया जाए तो ये बैकअप भी जाएंगे, तो हमें पता लगेगा कि उस आंचल में जो आबो हुआ है उसमें केसरिया बाना घूमता है। बिल्कुल। और मेवाड़ की हम बात ही करें, राजसमंद से हमारे साथ रवि शर्मा भी लगातार बने हुए। रवि, क्या अपडेट है वोटिंग को लेकर फिलहाल वहां? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, अभी तक अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो तकरीबन 23% जो वोट हैं वो पड़ चुके हैं।
कुल 2,24,000 मतदाता हैं। इनमें से 1,13,000 मतदाता पुरुष हैं और 1,09,000 के लगभग मतदाता जो हैं वो महिला मतदाता हैं। सुबह के समय में थोड़ा सा रुझान कम था, उसके बाद वापस से मतदाता जो है मतदान केंद्रों तक पहुंचे। कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें दिखी तो कहीं पर इक्का दुक्का मतदाता दिखे और फिलहाल 23% मतदान जो है वो हो चुका है। और अभी आशा की जानी चाहिए क्योंकि कर्फ्यू भी है, हालांकि राजसमंद में इस कर्फ्यू जो राज्य सरकार ने घोषणा करी थी उसका कम असर है मतदान की वजह से, लेकिन फिर भी लोग जो है अब धीरे धीरे जो है मतदान केंद्रों की ओर पहुंचेंगे ऐसी आशा की जा रही है। और चूंकि 6 बजे तक का समय है, जिसमें भी 5 से 6 बजे तक का समय जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है अगर वो मतदान करना चाहे तो उनके लिए मुकर्रर किया हुआ है। तो ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि 5 बजे से पहले तक जो अच्छा मतदान प्रतिशत है, चूंकि राजसमंद विधानसभा में हर बार एक बेहतर मतदान प्रतिशत जो है वो देखा जाता रहा है, तो ऐसे में इस बार भी निर्वाचन विभाग यही आशा कर रहा होगा कि यहाँ पर भी और अच्छे मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल रवि, देखिए गाइडलाइन की पालना के साथ वोट तो कास्ट किया जा रहा है, लेकिन क्या फर्क नजर आ रहा है कि कोविड की वजह से लोगों की संख्या कम हो या लोग घर से कम निकले हो, या फिर आपको लगता है कि पूरे इंतजाम ऐसे है कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, यहाँ सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक पहलू ये भी है कि लोग जो हैं थोड़े से डरे हुए जरूर हैं, क्योंकि जिस तरीके से भयावह स्थितियां पूरे देश और प्रदेश में बनी हैं कोविड की। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि इतने प्रोटोकॉल्स जो हैं वो निर्धारित हैं और साथ ही साथ तमाम जो मतदान केंद्र है वहां पर सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा हर मतदाता को ग्लव्स दिया जा रहा है ताकि वो वोट कास्ट करे और उस ग्लव्स को जो है फेंक दे। और तीसरी बड़ी बात, तमाम जो मतदान केंद्र है वहां पर सबकी थर्मल स्क्रीनिंग जो है मतदाता की वो की जा रही है। तो ऐसे में कोशिश पूरी यही है कि मतदाता जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करे, लेकिन मतदान करने से डरे नहीं, ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पहुंचे। और यही वजह है कि लगातार आप देख सकते हैं महिला मतदाता जो हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और एक अच्छी बात श्वेता मैं यहाँ जो जिक्र करना चाहूंगा वो ये कि आज सुबह से हमने जितने भी मतदान केंद्रों का दौरा किया है उन तमाम जगहों पर महिला मतदाताओं की जो अच्छी खासी संख्या है वो देखी गई है। तो जाहिर सी बात है महिला मतदाता अपने घरेलू कामकाज से फ्री होकर और अब जो है मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल आधी आबादी है और इस वोटिंग के दौरान भी भारी नजर आएगी, जिस तरह की आप तस्वीरें भी बयां कर रहे हैं। रवि, बने रहिए आप हमारे साथ, मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए। छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। मिथिलेश जी, कई मुद्दे आ रहे हैं सामने, कई मुद्दों को लेकर बात की जा रही है, कैंडिडेट्स को लेकर बात की जा रही है। उम्मीद है कि ये काम पूरा करेंगे, इसलिए जनता इनके साथ जा सकती है। अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन एक और बात है जो सामने आ रही है। कांग्रेस जिसे लेकर आश्वस्त है, उनका कहना है कि कुछ नेशनल इश्यूज हैं, कुछ नेशनल मुद्दे हैं, फिर चाहे किसान आंदोलन को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, पेट्रोल डीजल की बढ़ती दामों को लेकर हो, इनसे जनता त्रस्त है, इनसे जनता परेशान हुई है और इसलिए वो कांग्रेस का ही साथ देगी। क्या वाकई में इन 3 सीटों पर यहाँ के जो मतदाता है वो इन बातों का ध्यान भी रखेंगे, या आपको लगता है इसका कुछ असर होगा? देखिए श्वेता जी, 2 सीटों पर पहले ही कांग्रेस के कैंडिडेट थे और दुर्भाग्यवश कोरोना के चलते दोनों कैंडिडेट्स की डेथ हो गई। तो ये तो दोनों जगह कांग्रेस थे। और नेशनल इश्यूज इन चुनाव में बाई इलेक्शन में कितना काम करते हैं ये कुछ कहना अभी तर्कसंगत नहीं होगा, क्योंकि लोकल इश्यूज बहुत होते हैं। एमपी जो इलेक्शन होता है उसमें नेशनल इशू बहुत काम करते हैं, लेकिन जो असेंबली के चुनाव होते हैं, जो एमएलएज के चुनाव होते हैं, उसमें कास्ट फैक्टर, स्टेट गवर्नमेंट और जो अपोजिशन पार्टी की लीडरशिप है उस पे, अपोजिशन पार्टी में भी अगर गुटबाजी चल रही है तो उस पे जो लोकल जो स्टेट में पावर में पार्टी है उसके अंदर क्या चल रहा है, फिर कास्ट इक्वेशन बहुत होते हैं। और गाँव में जातिगत समीकरण, चाहे हम कितनी ही आजादी की बात कर लें, कितनी ही हम डेमोक्रेसी की बात कर लें, लेकिन सच्चाई है कि 70 साल बाद भी हम मतदाताओं के पहले जो प्रत्याशी का चयन करते हैं तो सोशल इंजीनियरिंग और जातिगत आंकड़े देखते हैं। तो ये एक सौभाग्यपूर्ण बात ये कह सकते हैं कि जातिगत चीजें तो है, लेकिन तीनों जगह जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कोई दागदार नहीं है। ये इन बाई इलेक्शन की एक उपलब्धि मानी जा सकती है लोकतंत्र के लिए। भाजपा और कांग्रेस दोनों में जो भी कैंडिडेट उतारे हैं उनके खिलाफ कोई बड़े मुकदमे नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। ये एक लोकतंत्र के लिए शुभ है कि अगर इसी ट्रैक पर आगे काम करे दोनों पार्टियां तो डेमोक्रेसी में जो एक
और ये बार बार कहा भी जाता रहा है कि साफ छवि वाले कैंडिडेट होने चाहिए, साफ छवि वाली जो दागदार बिल्कुल, छवि नहीं रहे, उसके लिए काम किया जा सकता है। लेकिन ये जो नेशनल इश्यूज हैं वो कितना इंपैक्ट करेंगे? जैसे किसान आंदोलन की बात हम करें, अगर किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा राजस्थान में असर होता तो तीनों जगह जितने भी केंद्रीय मंत्री आए उनके खिलाफ जनता खड़ी हो जाती। तो इतने बड़े इश्यूज है नहीं। महंगाई वाला जो इश्यू है वो एक नेशनल इश्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू है। लेकिन बाई इलेक्शन में जो काम होता है वो कैंडिडेट कैसा है, जनता से उसका जुड़ाव कैसा है, उसका कास्ट फैक्टर कैसा है, उसका बैकअप कैसा है, उस पर होता है। हाँ, एमपी चुनाव में डेफिनेटली ये होता है, अगर नहीं होता तो 25 की 25 सीटें मोदी जी नहीं जीतते राजस्थान में, क्योंकि उसके पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तो विधानसभा चुनाव का जो वोटर होता है उसका माइंडसेट अलग होता है, और एमपी चुनाव में जब आदमी वोट डालने जाता है उसका माइंडसेट अलग होता है। इसको दोनों को आप को रिलेशन नहीं कर सकते, ये मेरी मानना है। बिल्कुल ठीक। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, और क्या जानकारी वहां से मिल रही है? क्योंकि आपने एक बात जरूर बताई थी कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, वोट कास्ट करने पहुंच रही हैं, वोटिंग प्रतिशत भी माना जा रहा है कि दोपहर तक और बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर वहां की स्थितियों की बात करें, तैयारियों की बात करें, क्योंकि लगातार जब से वोटिंग को लेकर अनाउंसमेंट हुआ और उससे पहले से भी तैयारियां कैंडिडेट अपने स्तर पर कर रहे थे, दिग्गज अपने स्तर पर कर रहे थे, और आप लगातार उसे कवर भी कर रहे थे। अब ऐसे में आज की मौजूदा स्थिति राजसमंद की क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए श्वेता, ये एक बड़ा केंद्र है, खासकर कांग्रेस के लिए इस बार जो है काफ़ी सुखद तस्वीर यहाँ पर देखी जा रही है, और वो ये कि कांग्रेस ने अपने आप को काफ़ी हद तक यहाँ पर मजबूत किया और एक तरीके से खड़ा कर दिया। और वो भी इस वजह से कि राजसमंद जो है वो पिछले 2 दशक से भाजपा का गढ़ रहा है। कांग्रेस को यहाँ पर कम जो मौका मिला है प्रतिनिधित्व करने का, ज़्यादातर यहाँ पर भाजपा का। और भाजपा में भी एक बड़ी बात ये रही थी कि यहाँ अमूमन जितने भी एमएलएस जो जीत कर आए हैं वो राजसमंद से बाहर के जो हैं वो रहे हैं। लेकिन पहली बार तनसुख बोहरा, जो कि यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, यहाँ के जैन समुदाय से आते हैं, उनको कांग्रेस ने चुना। और चूंकि तनसुख बोहरा की जो यहाँ पर छवि है वो एक अच्छे भामाशाह के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं, तो कांग्रेस के लिए एक अच्छी खोज रही तनसुख बोहरा, और एक अच्छा चुनाव जो है कांग्रेस ने यहाँ पर भाजपा के सामने लाकर खड़ा किया। दूसरी बड़ी बात, भाजपा के लिए इस पूरे चुनाव में जो दीप्ति माहेश्वरी हैं, उन्होंने अपनी मां दिवंगत किरण माहेश्वरी की जो सिंपैथी है उसको कहीं ना कहीं गेन करने की कोशिश की। जिन भी सभाओं में गई वहां पर किरण माहेश्वरी के कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाया, और साथ ही साथ उनके अकस्मात जो निधन है उसको लेकर जो परेशानी पार्टी के सामने आई है उसको जनता के बीच में रखा। यानी कि कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट था, जो इमोशनल सेंटीमेंट था, उसको कहीं ना कहीं एनकैश करने की कोशिश बीजेपी ने करी, उनके कैंडिडेट ने करी। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो राज्य सरकार के 2.5 वर्ष के कामकाज को आगे रखकर वोट की अपील करते नजर आए। और इसी फेर में इन्हीं तरह की जो बातचीत है, इसी तरह के जो डिमांड्स थी, लोगों के विकास के वायदों की बात थी, इन्हीं चीजों को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग ढंग से अपना कैंपेन चलाया। लेकिन एक पूरे इस मसले में एक अच्छी बात ये थी कि पूरा चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था। लेकिन बीच में जो भाजपा के जो दिग्गज नेता है, मेवाड़ के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उन्होंने कांग्रेस को एक बड़ा मसला, एक बड़ा मुद्दा दिया, और उसके बाद ये जो पूरा चुनाव है इसको देखने का नजरिया, इसको देखने का जो चश्मा है वो बदल गया। और फिलहाल अभी जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक अनसर्टेनिटी वाली है। कोई भी जो है अभी इस पूरे चुनाव को लेकर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता पूरी मजबूती के साथ में कि आखिर किस तरफ ये पूरा चुनाव जाएगा। भाजपा भी उतनी डैम श्योर नहीं होगी, क्योंकि ये जो पूरा मामला हुआ इसके बाद में बिल्कुल रवि, देखिए सामने तो सब यही कहेंगे कि जीत हमारी है, तीनों सीटों पर है, लेकिन अंदरूनी तौर पर सब समझ रहे होंगे कि कहां पर डैमेज हुआ है और कहां पर स्थिति में बेहतर सुधार हुआ है, फिर वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल मुकेश पारीक जी, एक अहम बात यह भी है कि देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोशिशें सब करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इमोशनल कार्ड खेला गया, आप कह सकते हैं कि एक इमोशंस होते हैं और सिंपैथी वोट होता है, क्या वो ज्यादा इफेक्ट करेगा, या फिर आपको लगता है कि जो कैंडिडेट या फिर वहां के लोगों की जो पसंद है उसके हिसाब से टिकट दिया गया और लोग उस पर ज्यादा ध्यान देंगे? ये चुनाव में सारी चीजें काम करती है, कैंडिडेट के साथ साथ वहाँ की जो टीम काम करती है वो भी होता है। और ये पूर्व में मैंने जैसा आपको पहले बताया
कि किरण जी माहेश्वरी का राजसमंद की जनता का उनके प्रति एक बड़ा आदर का भाव है, और उस आदर और उन्होंने जिस प्रकार से काम किए उन सबको देखते हुए ही वहाँ के ही लोकल प्रत्याशियों के द्वारा, लोकल जो पब्लिक थी, हमारे कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा ये मांग उठाई गई कि किरण जी माहेश्वरी की सुपुत्री को ही यहाँ से टिकट दिया जाए। उसको उसके अनुरूप, उनकी भावनाओं के अनुरूप, वहाँ के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप ये टिकट दिया गया। और मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में सारी चीज़ें हैं। राजस्थान सरकार की 2.5 साल की जो असफलताएं हैं वो भी है, जिस प्रकार से राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है वो भी है, और राजस्थान में जिस प्रकार से पुजारियों की, अभी आपने देखा होगा, मंदिर भी असुरक्षित, पुजारी भी असुरक्षित, महिलाएं भी असुरक्षित, मंगलसूत्र भी असुरक्षित। आप कह रहे हैं कि क्राइम है मुद्दा, आप कह रहे हैं क्राइम है मुद्दा, यहाँ पे क्राइम को जिस तरह से बढ़ रहा है ग्राफ, उसको देखते हुए क्राइम एक बड़ा मुद्दा है, और जो बेरोजगारों का भत्ता जो सबको नहीं मिला वो भी एक बड़ा मुद्दा है, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिससे यहाँ की राजस्थान की जनता त्रस्त है। और मेरा ये मानना है कि अगर हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का पिछला जो शासन रहा है, जो कार्यकाल रहा है, उससे अगर राजस्थान की जनता जब उसको करती है, उसको कंपेयर करती है, तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। जो वादे लेके इसी पे रिएक्शन स्वर्णिम जी से लेते। स्वर्णिम जी, 2.5 साल में कुछ हुआ नहीं है, तमाम अहम मुद्दों का जिक्र इन्होंने किया है, और 2.5 साल में अच्छे काम किए, इसलिए जनता सरकार के साथ ही आएगी, कांग्रेस के साथ जाएगी, कैसे? देखिए, मुकेश जी ने एक बात कही कि जो इनकी पिछली सरकार ने जो कार्य किए थे और अब जो कार्य हमारी सरकार ने किया, इसका कंपैरिजन होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। मैं इसमें 3 फैक्टर्स पे आपको बताना चाहता हूँ जो कार्य इनकी सरकार के दौरान हुए और जो हमने किए। पूरे 5 साल में अगर सरकारी नौकरी भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने दी थी तो वो आंकड़ा था 1.5 लाख, इससे एक ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ पे 97,000 को हम अपॉइंट कर चुके हैं और बाकी 1,75,000 करीब अगर कुल मिलाएं जो पाइपलाइन में, तो 1,75,000 आंकड़ा हो जाता है, 76,000 करीब। दूसरा, आप देखें क्राइम का सीन, तो क्राइम में एनसीआरबी के जो आंकड़े थे, अभी तो जारी नहीं हुए 2 साल से, केंद्र सरकार ने जारी नहीं किए हैं, लेकिन जो ये मुद्दा बनाना चाहते हैं, अगर देखें तो महिलाओं के प्रति अपराध, SC ST के प्रति अपराध, ये इनमें सुर्खियां रहती थी राजस्थान के अखबारों में। महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी, महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाएं सुरक्षित नहीं, पहली चीज। दूसरा अपराध जो होता था, आपने देखा सबसे बड़ा जो अपराध बढ़ा था इनके कार्यकाल में, वो बढ़ा था चेन स्नैचिंग। पूरे प्रदेश में चेन स्नैचिंग की बाढ़ आई हुई थी, 3,000 से ज्यादा चेन स्नैचिंग ये जयपुर शहर में आखिरी जो इनका साल था उसमें हुई। 10 बलात्कार के केस प्रतिदिन रिपोर्ट होते थे। ये तो थे आंकड़े। इनके शासन के दौरान FIR दर्ज नहीं होती थी, पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता था। हमारे यहाँ पे अगर कोई अपराधी है तो उसको हमने फांसी के तख्ते से लेकर के जेल की क्राइम तो पहले भी होता था, क्राइम आज भी हो रहा है। क्राइम ऐसा किसी ने रोक तो लिया नहीं है, कंट्रोल इतना हो तो गया नहीं है। और अभी रिसेंटली जो कुछ मामले हुए, चाहे पुजारी की हत्या, उसके बाद उस पर किस तरह से राजनीति हुई, जिले में एक पुजारी की हत्या हुई, अभी दौसा जिले में एक पुजारी के साथ क्या हुआ, इसका जवाब पुजारी की मौत हुई थी, हत्या कर दिया गया, महलों से चलती थी, बहुत सारे इस तरह के मुद्दे। श्वेता जी, महिलाओं पर बिल्कुल आपकी सरकार के दौरान ऐसा भी नहीं कह सकते कि सब कुछ साफ सुथरा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। फांसी की सजा देने का प्रावधान हमारी सरकार ने बनाया। अरे फांसी दी तो हमने ना दिलवाई, अभी मिली है। और आप बता दें, आप याद करें वो डेल्टा मेघवाल प्रकरण जिसमें एक बच्ची मर गई, उसके साथ बलात्कार हुआ, लेकिन अपराधियों को संरक्षण देने के लिए आपने मांग मंजूर की CBI से जांच कराने के लिए, लेकिन कराई नहीं। ये सब चीज जनता की हत्या हो गई तो भी आप नहीं चेते, और आपकी दौसा में दूसरी घटना हो गई। जितने भी घटना हुई अपराधी पकड़े हमने, ये हमने काम किया। आपके यहाँ पे अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। लेकिन पुजारी के शव को रखकर राजनीति भी तो की गई है। मुकेश पारिक जी, इसे भी तो नहीं भूल सकते हैं। मिथिलेश जी, देखिए श्वेता जी, जो अपराध का मामला है वो चाहे कांग्रेस सरकार हो, भाजपा हो, अब बढ़ते रहते हैं। अब भाजपा वालों के मौका है कि भाई गृह मंत्री नहीं है, फुल टाइम गृह मंत्री नहीं है, CM साहब संभाल रहे मामला। लेकिन जो अभी वर्तमान चुनाव है उसमें राजसमंद जो सीट है उस पर अशोक गहलोत ने बहुत पहले फोकस किया। जो ही बजट सेशन आया, उन्होंने एक बहुत बड़ी ट्रिक खेली पॉलिटिकली विन विन सिचुएशन के लिए। उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन मिनिस्टर रही थी किरण माहेश्वरी जी, लेकिन वहां राजसमंद में महिला कॉलेज नहीं थी और उनके नाम से महिला कॉलेज खोली। इसके अलावा अशोक गहलोत ने, जब उनको लगा कि राजसमंद में जो सिचुएशन है उसको विन करने के लिए ब्राह्मण समाज का जो वोट है, पालीवाल ब्राह्मण समाज का वोट है, उसको कैश किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने अलग स्ट्रेटेजी बनाई। तो कुल मिला के ये जो इलेक्शन थे ये बजट से पहले ही इन्होंने प्लान कर लिए थे। और जो जनता सेना रणधीर सिंह भिंडर, जो वल्लभ नगर वाली सीट अभी बाकी है, तो ये इलेक्शन नहीं होना भी
भाजपा के लिए घाटे का सौदा रहा है। अगर भाजपा के लिए होती तो, क्योंकि वहां भी उनको एक मेवाड़ में ही आता है वो अंचल, तो आरएसएस का पूरा मूवमेंट होता। लेकिन अब जनता क्या निर्णय लेगी, जनता के पास बहुत सारे विकल्प हैं। दोनों पार्टियों के जो चुनाव प्रत्याशी हैं, दोनों ने उतारे हैं, सारे चेहरे उतारे हैं, लेकिन क्या इन चुनाव के परिणाम के बाद वसुंधरा राजे राजस्थान में एक्टिव होगी या नहीं होगी? क्या बहू के नाम पर ये बात पूरी कीजिएगा बिल्कुल, लेकिन इस बीच हम सुजानगढ़ का रुख कर लेते हैं। सहयोगी लक्ष्मण लगातार हमारे साथ बने हुए सुजानगढ़ से। लक्ष्मण, यहाँ पर एक व्यक्ति, एक मतदाता पॉजिटिव आया था, कोविड पॉजिटिव, क्या कुछ जानकारी वहां से और मिली है? देखिए श्वेता, मतदाता नहीं, मतदान दल का कार्मिक पॉजिटिव आया था। कुछ देर के लिए यहाँ पर मतदान रुक गया था दरअसल यहाँ पर, और उस पूरी टीम को बदला गया है। श्वेता, कैमरामैन दिखा रहे हैं, यहाँ पर तमाम इंतजामात हैं, पुलिस मौजूद हैं, इसके अलावा तमाम वो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं जो जरूरी हैं। एरिया मजिस्ट्रेट हैं जो इस पूरे चीज़ों को निगरानी में रखे हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं मतदान अब दोबारा शुरू हो गया, कितनी देर रुका रहा और अभी क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि एक स्वाभाविक बात है, थोड़ा कोविड-19 की वजह से एक हल्का सा कहीं ना कहीं लोग थोड़े से हिचकिचाते हैं। क्या स्थिति है अब? ये स्थिति यूँ है कि हमारा एक कार्मिक था, वो पॉजिटिव आ गया, पर उसको मैसेज अभी मिला। तो जैसे ये मैसेज मिला, हमने तुरंत ऊपर से फ़ोन करके एसडीएम साहब को, और हमने पार्टी वहाँ से रवाना की और इनको हमने होम क्वारंटाइन कर दिया। अभी एम्बुलेंस आ रही, इनको रिसीव कर देंगे, पूरे को दोबारा सैनिटाइज करवा दिया गया है। और ईसीआई की इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था थी कि सभी मतदाता को ग्लोव दिए जा रहे थे और मास्क दिए जा रहे थे, तो इसलिए संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर पहले भी कदम उठाए थे और अभी भी हमने कदम उठा रखे हैं। एकदम मतदान दल का कार्मिक जो आया है उसका क्या नाम था और क्या उसका काम कर रहा था वो? ताकि सर हमारे पीआरओ साहब थे और हेमराज जी उनका नाम है। और तो अभी उनको क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा? नहीं, वहाँ उनको एम्बुलेंस बुलाई अभी। तो देखिए ये अपडेट इन्होंने किया है जो एरिया मजिस्ट्रेट है उन्होंने, कि पूरी तरह से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए घबराने जैसी बात भी नहीं है, बस सावधानी बरतनी है, समझदारी बरतनी है, एडवाइजरी की पालना करनी है। जो व्यक्ति आया है उसको थोड़ी देर में एम्बुलेंस के जरिए भेज दिया जाएगा। लक्ष्मण, लेकिन दल में कितने लोग थे? क्योंकि उन्होंने कहा पूरा दल बदल दिया गया है सभी लोगों को, तो कितने और लोग हैं साथ जो वहां पर उस वक्त काम कर रहे थे और सभी को अब क्वारंटीन किया जाएगा? देखिए श्वेता, एक कार्मिक आया, लेकिन प्रशासन ने, जो हमारी बात हुई जिला कलेक्टर जो है यहाँ के सारोन वर्मा, उनसे हमारी बातचीत हुई। एहतियातन ये जरूरी होता है कि दरअसल जब एक आता है तो स्वाभाविक तौर पर सबसे संपर्क में रहता है, तो ये एहतियात के तौर पर ये निर्णय लिया गया कि पूरा जो दल था यहाँ पर उसको पूरा चेंज कर दिया गया। जी श्वेता, बिल्कुल। और तो वोटिंग एक बार फिर शुरू हो चुकी है क्या लक्ष्मण? क्योंकि उन्होंने बताया अभी कि उससे हटाया गया, वहां सैनिटाइज कराया गया, वोटिंग क्या शुरू हो चुकी है? वोट करने के लिए देखिए यहाँ पर, देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, महिलाएं मतदान के लिए पहुंची हैं। देखिए लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है, भले ही एक परंपरा है यहाँ पर, घूंघट में वो आई हैं, लेकिन वो वोट करने आई हैं। कहीं ना कहीं जो एक बार की माहौल था उसके बाद से चीजें ठीक हुई हैं। यहाँ पर तमाम एडवाइजरी की पालना आप देख रहे हैं, कैमरामैन रामनिवास साहब को दिखा रहे हैं। तनुज हमारे साथ, इनसे हम पूछ रहे थे, तनुज अब जो है यहाँ पर आप अंदर जाके आए गाँव में, स्थिति ठीक है, लोग वापस आ रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर हो गई है। जैसे कि जो कोविड का मरीज मिला था उसके बाद उन्हें यहाँ पे ही क्वारंटाइन कर दिया गया है और गांव के लोग काफ़ी जागरूक है। उन्होंने एकदम एहतियात बरतते हुए मास्क, हाथों में ग्लव्स व सैनिटाइज करके इन्हें मतदान कक्ष में प्रवेश दिया जा रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से बिना डर भय के मतदान शुरू हो गया है। देखिए यहाँ पर सब इंस्पेक्टर हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से इंतजाम किए गए। अब ठीक है, सब चीजें सामान्य हो चली है? बिल्कुल एकदम सामान्य है, मतदान चल रहा है एकदम निष्पक्ष रूप से। कोविड गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है, सोशल डिस्टेंस की, जो भी हैंड ग्लव्स भी इनको सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है। तो देखिए श्वेता, तमाम चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। और देखिए आप जानते हैं महत्वपूर्ण दिन है, जिस तरह से पूरे अगर हम बात करें तीनों बाई इलेक्शन पर जिस तरह की बातें चली, जिस तरह के बिना मुद्दों के बजाय इस बार कुछ ऐसे चीजें सामने आ गई जिस पर बहुत चर्चा हुई, नाती का बाड़ा, खाला का बाड़ा, उसके बाद गुलाब चंद कटारिया का जो बयान आया, उसके बाद जो चीजें बदली, तो तमाम बातें हैं। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, महिला शक्ति मतदान के लिए निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए, जैसा कि कहते हैं पहले मतदान फिर जलपान, और कोशिश यही है। एक बार की आप सोचिए, कहीं ना कहीं जागरूकता लाने की कोशिश की गई है। हुआ क्या था, थोड़ी देर के लिए एक बार चीजें हो जाती है कि कोविड-19 का पेशेंट मिला है तो थोड़ा सा डर सा होता है, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति यहाँ पर सामान्य हो रही है, चीजें चलने लगी हैं। और जहां तक पॉलिटिकल बात करें, मनोज मेघवाल 5 बजे मत का प्रयोग करेंगे, अपना खेमाराम मत डाल चुके हैं, राहुल कस्बा सांसद उन्होंने अपना मतदान कर दिया है। तमाम लोग अपने अपने हिसाब से
चीजों को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो स्थिति आज की बात करें हम, तो दोनों दल के नेता भले ही कॉन्फिडेंस दिखाएं, लेकिन जनता को तय करना है। सच्ची जनार्दन जनता है। जो बात हो रही थी, आप जो डिस्कशन कर रहे थे क्राइम को लेकर, उन चीजों को लेकर, मुझे लगता है कमाल ये हुआ कि ये सब स्टूडियो में डिस्कस होता रहा। इस बार नेता जो है बाड़ों पर चले गए, बाड़ों की पॉलिटिक्स होने लगी, बाड़ों पर बात हुई, और उसके बाद कटारिया की जो बयान आया, गुलाब चंद कटारिया, उसके बाद जो कुछ हुआ, श्वेता आप बेहतर जानते हैं, तमाम डिबेट्स में आप थे। तो मुझे लगता है इन तमाम चीजों ने चुनाव को थोड़ा बहुत प्रभावित किया है। और जहां तक लगता है कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि कहीं ना कहीं इन चीजों का उसे फायदा होगा। लेकिन देखिए, तय वही बात है, जनता को करना है, फायदा किसको होगा, क्या होगा, ये समय पर तय होगा। लेकिन हाँ, अगर सुजानगढ़ की बात करूं तो यहां जो है, यहां भी आप देखिए राजसमंद से उठकर मुद्दा यहां पर आ गया। कन्हैयालाल सेठिया जो कवि हैं, पाथल पीतल लिखा, प्रताप की जो कविता बहुत फेमस रही, वो राजस्थानी में बहुत चर्चित है, पद्म भूषण उनको मिला है। तो ये तमाम चीजें यहां पर हुई हैं। तो कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। श्वेता, चलिए, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। वापस आपका रुख करेंगे लक्ष्मण, लेकिन उदयपुर से भी और अपडेट रवि से ले लेते हैं। रवि, ओवरऑल क्या अब तक जानकारी मिल पाई वोटिंग को लेकर? क्योंकि सुजानगढ़ की अभी जानकारी लक्ष्मण दे रहे थे, एक जगह जरूर एक कार्मिक पॉजिटिव आया था, लेकिन पूरी व्यवस्थाएं वापस सुचारू हो गई, वोटिंग शुरू हो गई। लेकिन अगर हम राजसमंद की बात करें, क्या किसी भी पोलिंग बूथ से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना हो, या फिर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, या फिर पॉजिटिव जैसे कोई मामले तो सामने नहीं आए वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, अभी तक फिलहाल राजसमंद में कुल जो है राजसमंद विधानसभा में कुल 340 बूथ हैं। वहां पर सुचारू मतदान चल रहा है। अभी तक किसी भी तरह की कोई ईवीएम में खराबी की अथवा किसी भी मतदान कार्मिक के कोरोना पॉजिटिव आने की ऐसी कोई सूचना नहीं है। हालांकि एक चीज़ जरूर हमने यहाँ देखी है तमाम मतदान केंद्रों पर, और वो ये कि जो मतदान का जो रफ्तार है वो काफ़ी मंथर है, धीमी गति से मतदान जो है वो यहाँ हो रहा है। इसकी क्या वजह है ये शायद समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोरोना की वजह से मार्केट बंद का सरकार ने गाइडलाइन जारी करी थी, लेकिन राजसमंद में कमोवेश जो मार्केट है वो ओपन है, तो लोगों में वो वाला भय भी नहीं है कि कर्फ्यू की वजह से वो घर से बाहर ना निकलें। और चूंकि मतदान का दिन है, तो ऐसे में किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो गति है वो काफ़ी धीमी है। मतदाता धीरे धीरे मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। सुबह के समय की अगर बात करें तो कुछ एक मतदान केंद्रों को छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा मतदाता जो हैं वो मतदान केंद्रों पर नहीं थे। तो ऐसे में अब आशा यही की जानी चाहिए, निर्वाचन विभाग लगातार, चूंकि इस बार तो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा जागरूकता के कार्यक्रम भी नहीं हो पाए थे, बाई इलेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम कोशिशें की गई, आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी तक जो प्रतिशत था, हमने पहले चर्चा करी, अभी जो 1 बजे, माफ कीजिएगा 12 बजे तक का जो प्रतिशत है वो अब से थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन 11 बजे तक तकरीबन 23 से 24% मतदान जो है वो हुआ था, जो बहुत अच्छा अगर देखें, क्योंकि गर्मी का समय तो सुबह के टाइम में ज़्यादा मतदान होना चाहिए, उस हिसाब से अच्छा नहीं माना जा सकता। मेरे सहयोगी जो है राजसमंद से आशीष, वो मेरे साथ में है, उनसे भी मैं जरा अपडेट लेता हूं। आशीष, अभी तक किसी तरह की कोई अप्रिय वारदात की सूचना हो, अथवा मतदान का अगर देखें तो पहले के वर्षों में क्या ट्रेंड रहा है यहाँ पर राजसमंद विधानसभा में देखें तो? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं रवि, 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 76% लगभग मतदान रहा था विधानसभा क्षेत्र का। लेकिन जिस तरह से अभी सुबह से जो मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन मतदान केंद्र पर मतदाताओं की वो रुझान नहीं देखा जा रहा है। हालांकि कारण आपने अभी स्पष्ट किया, क्या कारण है वो अपन नहीं बता सकते, लेकिन मतदान केंद्र पर बिल्कुल। देखिए श्वेता, एक बड़ी बात यह है कि पिछले मेरे सहयोगी आशीष ने जैसे बताया कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में 76% जो मतदान है वो हुआ था, यानी कि अच्छा मतदान प्रतिशत जो है ये माना जाता है। शहरी इलाका है तो ऐसे में और भी ज्यादा आशा की जाती है कि बिल्कुल, लेकिन कुछ इम्पैक्ट तो होगा। पहले और अब में फर्क आ चुका है ना, अब तो कोरोना महामारी है, और इस महामारी के बीच जब ये सेकंड वेव आई है तो और ज्यादा खतरनाक है, उससे भी एहतियात बरतना है। भले इंतजाम कितने भी किए जाए, लेकिन मन में डर तो रहता है, और कहीं ना कहीं असर जरूर मान सकते हैं कि पहले से अब में अगर वोटिंग परसेंट कम आता है तो ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है कि शुरुआती तौर पे कम हो, लेकिन इसके बाद तेजी आ सके। इंतजार करना होगा शाम 6 बजे तक का, जब वोटिंग प्रतिशत फाइनल 6 बजे के बाद आता है। आप लक्ष्मण और रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए, क्योंकि अहम मुद्दा है, अहम चर्चा यहाँ पर जारी भी रहेगी। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और चलिए, क्योंकि वोटिंग जारी है और उससे लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं, मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वर्णिम जी, आपका रुख करना चाहेंगे, बयानों में कितनी ताकत है स्वर्णिम जी, क्या मानते हैं आप? क्योंकि देखिए, काम कोई कितना भी करे, लेकिन चुनावों के पहले सभाएं बहुत जरूरी हो जाती है, रैलियां बहुत जरूरी हो जाती है, और उसमें होता क्या है, संबोधन होता है, शब्द ही होते हैं, बयान ही होते हैं, और ऐसे वक्त में अगर कोई नेगेटिव बयान हो जाए तो भी नुकसान होता है। तो आप मानते हैं कि बयानों में ताकत बहुत है, और खासतौर से चुनावों के दौरान? देखिए, ताकत तो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि बयानों से ही आदमी की पर्सनैलिटी या उनके विचार रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आज हमारे यहाँ पे 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने थे, एक में सिर्फ इसी कारण से नहीं हो रहा कि वहाँ पे इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभा करने गए थे, ये जहाँ पे उपचुनाव नहीं हो रहा, मैं नाम तो नहीं लूँगा, वहाँ पे उन्होंने जो है महाराणा प्रताप का जो उनको मोमेंटो मिला था वो पैरों में रख के बैठे, तो इसका बड़ा विवाद हुआ। इस कारण से वहाँ पे चुनावी डिक्लेयर नहीं हुआ। अभी ये विवाद वहाँ से शुरू हुआ, और विवाद शुरू होकर के राजसमंद की सभा में जो नेता प्रतिपक्ष ने जो बयान दिया, वो इस तरह से उन्होंने बात की, वो कह रहे हैं कि मेरी भावना ठीक थी। अरे भाई, भावना ठीक होती है तो आप जिस तरह से संबोधित कर रहे हो उस तरह से तो अपने कार्यकर्ता को भी संबोधित नहीं करता कोई। तो इस तरह से आपने किया, यानी कि आप जब उनका जिक्र कर रहे थे तो चुनाव में वोट लेने के लिए आप कर रहे थे, वोट लेने की आपकी भावना थी। सम्मान करने की अगर भावना होती तो आप अपने शब्दों का चयन अच्छे से करते, वो अच्छे से आपने नहीं किया, सम्मान नहीं दिया। तो इससे ये पता पड़ता है कि आपके मन में, या आप जिनका नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि वो नेता है, वो कार्यकर्ता नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है, तो उस दल में उस महापुरुष के प्रति क्या श्रद्धा दिखाई या क्या श्रद्धा रखते हैं, ये रिफ्लेक्ट होता है, और इसका निश्चित रूप से असर पड़ता है। क्योंकि महाराणा प्रताप जो है हमारे राजस्थान के एक कहना चाहिए इंस्पायर करने वाले योद्धा रहे हैं, जिससे आज भी बच्चे इंस्पायर होते हैं अपनी वीरता के लिए। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में बच्चे इंस्पायर होते हैं, युवा इंस्पायर होते हैं, लोग उनकी कहानियां। लेकिन जो आपने जिक्र किया मोमेंटो पैर में रखा हुआ था, वो फोटो जरूर क्लिक की हुई गई थी, लेकिन टेबल के दोनों तरफ रखा गया था, रखा गया या किस चीज के लिए रखा गया था? कह रहा हूं कि ये वल्लभ नगर में, देखिए वल्लभ नगर में जब सभा हुई और ये सब किया, भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी माफी मांगी। लेकिन ये रीजन वल्लभ नगर में चुनाव ना होने का, तो देखिए हम तो ये मानते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग कुछ भी कहे, जब चुनाव होने तो सबके एक साथ हो सकते हैं। 4 सीटों के लिए भी 2 चरणों में चुनाव, ऐसा कभी देखा नहीं आज तक। देखिए मैं एक छोटी सी बात, नहीं हुए 6 महीने, शायद यही रीजन। जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो रीजन दिया गया है वो तो यही दिया गया है कि टाइम नहीं हुआ, और पॉलिटिकली तो आप क्रिएशन होता है, पॉलिटिकल में आप कितना बेटर क्रिएशन करते हैं, कितना बढ़िया नैरेटिव आप क्रिएट करते हैं, वो पॉलिटिकल विन विन सिचुएशन में होती है। लेकिन जो रीजन है, जो भी है, वो अब एक अलार्मिंग पोजीशन में है कि पॉलिटिकली आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया बहुत अलर्ट मोड में है। आपका जो मोबाइल है आज की तारीख में सबसे बड़ा वेपन है। जो कोई भी नेता कुछ भी बोलता है, कुछ भी एक्टिविटी करता है, कुछ सेकंडों में पूरे देश विदेशों तक फैल जाती है। लेकिन इस उपचुनाव का सबसे बड़ा बाजीगर कौन है? इस उपचुनाव में कौन चाहता है कि तीनों सीटें जीत जाए, कौन चाहता है कि तीनों सीटें हार जाए, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। और दोनों ही दलों में, न कांग्रेस न बीजेपी, गुटबाजी दोनों में है, और दोनों का ही जो गुट है, एक गुट ये चाहता है कि तीनों सीटें हार जाएं, तो हमारा नंबर आ गया। क्योंकि सियासत में, लेकिन जब अपने नुकसान पहुंचाने पे तो ज्यादा खतरनाक होता है, ये वो ज्यादा खतरनाक जी। जितने भी अगर हम इतिहास पढ़ें तो मुगल कालीन से लेकर आज तक सत्ता के लिए लोगों ने अपने ही लोगों की आहुतियां दी है। ऐसा नहीं है कि कैकेयी जी के कहने पर जब भगवान राम को वनवास दे सकती है सुमित्रा जी और उनकी जो माता है कैकेयी माता, तो ये जो मंथरा के कहने पर, तो ये आज से नहीं चल रहा है। भगवान कृष्ण को जन्म लेने से पहले सत्ता के मोह में सगा मामा मारने के लिए प्रयास करता है। मुगल काल में हम देख सकते हैं, और यही पार्टियों में अब नजर आ रहा है, यही राजनीतिक दलों में है कि मैं और मेरे बाद मेरी संतान। हिंदुस्तान में पहले राजाओं का जो चयन होता था वो योग्यता के आधार पर होता था कि भाई कई बार राजा चुनाव करते थे, लेकिन अब जो राजनीति है वो चाहते हैं कि मैं और मेरे बाद मेरे ही संतान के लोग करें। तो जो लोग दरिया बिछा रहे हैं, जो लोग बैनर लगा रहे हैं, पूरी जिंदगी जिन्होंने कार्यकर्ता के रूप में गुजार दी, मौका ही नहीं मिल रहा है। सत्ता की चाबी कब मिलेगी? बिल्कुल मौका ही दोनों दलों को सोचना चाहिए कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कि जो पीछे डोर पर बैठा हुआ कार्यकर्ता है, जिसने पूरा जीवन लगा दिया आपके लिए, उसका मौका कब आएगा? आपके बाद आपके बेटे, आपकी बेटियां। तो ये एक इश्यू बनना चाहिए कि आप कहते हैं कि साहब भावना उसके परिवार के साथ है, तो जो कार्यकर्ता पूरी जिंदगी लगा रहा उसके साथ कोई भावना नहीं है।
तो ये आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती और है। इसे लेकर बदलाव की जरूरत है। ये बहुत बड़ी राजनीतिक सोच में बदलाव की जरूरत है। जो गांधी जी का सपना जब भी पूरा होगा, बिल्कुल गांधी जी ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र कब बनेगा, जब ईमानदार लोग राजनीति में आएंगे। और ऐसे में तो एक ही परिवार का वर्चस्व बना रहेगा, उनके बाद उनके बेटे, फिर उनके बच्चे। तो ये इस चेन को तोड़ने की जरूरत है। चेन को तोड़ना बहुत जरूरी। कोरोना की चेन टूटे ना टूटे, ये वंशवाद की चेन तोड़ना बहुत राजनीतिक दलों के लिए जरूरी है। चलिए, तो कार्यकर्ता का मोह भंग हो जाएगा। बिल्कुल, लक्ष्मण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सुजानगढ़ से। लक्ष्मण, देखिए वोटिंग तो जारी है और पोलिंग बूथ से आप जानकारी भी दे रहे हैं कि कहां पर कैसी तस्वीरें आ रही है, लेकिन इससे इतर अगर हम पिछले 1 महीने की बात कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार भी जारी था, बयान भी बहुत आया, बयानवीर भी सामने आए, कई चेहरे ऐसे, और क्योंकि आप लगातार बने हुए थे मैदान में, लगातार फील्ड से अपडेट दे रहे थे, ओवरऑल निचोड़ क्या निकलता है इन 3 सीटों को लेकर? देखिए, दरअसल ये तीनों उपचुनाव दरअसल निश्चित तौर पर एक टेस्ट है, लिटमस टेस्ट स्टेट गवर्नमेंट का है, सत्ता का है। विपक्ष कोशिश करेगा कैसे भी जो है इन तीनों सीटों पर अपनी चुनौती पेश करे, जीत मिले। स्वाभाविक बात है, जो आपने कहा, बयानवीरों ने इस चुनाव को कहीं ना कहीं बदल दिया, और ये देखिए आजकल नैरेटिव सेट करने की कोशिशें हो गई हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन एक बात जो कहने की है और समझने की है कि हुआ क्या दरअसल इस बार। पहले एक बार की ऐसा हुआ, जो माना जाता है कि भाजपा की सोशल टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे ही डोटासरा का बयान आया वो ट्रेंड करने लगा और उस पर बहुत सारी बातें होने लगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा एक जमा जमाया जो कोशिश थी, खेल था, वो एक बयान ने इसको मटियामेट कर दिया। कटारिया जी से जो जवान फिसली या जो कहा गया, कैसे कहा, क्यों कहा, ये तमाम बातें अलग हैं। उस बयान ने मुझे लगता है एक पूरी तरह से एक पर्टिकुलर कास्ट को भी मोबिलाइज करने की कोशिश की, एक सभाएं, रैलियां निकली, ये सब आपने देखा, तो चीजें बदल गई। तो दरअसल जो भाजपा की ताकत रही थी कि सोशल मीडिया पर वो बहुत ट्रेंड के मास्टरी है उनको, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस कामयाब हो गई। वो बयान आया, जैसे भी आया, जो भी आया, और उसके बाद स्थिति आपने देखी। तो एक तो बात ये हुई है इस चुनाव में। दूसरी बात, दरअसल इस चुनाव में बजट की बहुत बात हुई। तमाम नेताओं ने बजट की बार बार बात की, गिनाने के लिए क्या किया से ज्यादा क्या होगा था कांग्रेस के पास। तो उस बजट की बहुत बात हुई। अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया उसको लेकर बहुत चीजें हुई हैं। तो देखिए, ये एक बड़ी चीजें ग्रामीण है, उनसे हम बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या जी। तो आप देख सकते हैं कि इनसे हम बात कर लेते हैं, हम किन मुद्दों पर वोट हो रहा है बताइए। एक मिनट रुको भाई साहब, प्लीज। नहीं प्लीज। वोट तो विकास कार्यों पे हो रहा है। अच्छा, फास्ट बंगाल तो विकास करवाए थे। तो देखिए, ये तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है यहाँ जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी अपनी कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे थे कि किन मुद्दों पर आम आदमी ने वोट किया, ये हम समझना चाह रहे थे बेसिकली। हो सकता है किसी पार्टी से जुड़े हों, कुछ बातें हों, लेकिन कुल मिलाकर जो बात थी बेसिकली ये है कि इस बार जो है इन चुनावों में मुद्दे जो है गौण रहे, बजट पर ज्यादा चर्चा हुई, साथ ही साथ ये जो बयानवीरों के बयान आए वो ट्रेंड किए, और आप जैसा कह रही थी कि मोबाइल पर ये सब चीजें चलती रही और उन्हीं को लेकर जो है बातें हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जनता बहुत समझदार है। ये तमाम चीजें वोटिंग से पहले तक चलती है। जिस दिन मतदान होता है उस दिन जनता बहुत सोच समझकर वोट करने जाती है, और मुझे लगता है वो ये समझती है कि कौन कम से कम इस मामले में 19-20 में फर्क है, यानी बेहतर कौन है, ये चुनाव करने की कोशिश जनता की रहती है। और मुझे लगता है आज जो मतदान प्रतिशत है, एक बस आखिरी में बात कह दूं, मतदान प्रतिशत कम है, बाई इलेक्शन की तुलना में बहुत कम है, ये बात सही है। 30-35% तक अभी जो है मतदान हुआ है। माना यह जा रहा है कि दोपहर बाद थोड़ी तेजी आएगी, क्योंकि अब धूप है, और खासतौर पर जिस इलाके में मैं खड़ा हूं, चूरू के सुजानगढ़ में, यहाँ तापमान बहुत रहता है। तो मुझे लगता है कि ये जो बाद में है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। कोरोना का साया रहा, जिसके चलते दिक्कत हुई। इसके अलावा भी लोगों ने एक तरह से घर से निकलने से थोड़ा परहेज किया है। उन्हें लगता है कि शायद हो सकता है ऐसी जगह भीड़ भाड़ होगी, लेकिन शाम ढले तक दोनों दलों की कोशिश होगी अधिकाधिक मतदाताओं को बूथ से बाहर लाया जाए और वोटिंग करवाई जाए। श्वेता, बिल्कुल ठीक है कि ये सबसे अहम कोशिश रही है कि जब मतदाता आएगा तभी तो वोटिंग परसेंट भी यहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन घर से निकालना ही एक बड़ी चुनौती यहाँ पर रहेगी। लेकिन समझदार मतदाता भी और यही वजह कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और अभी भी वोटिंग प्रतिशत 30% से ऊपर पहुंच चुका है इन तीनों ही सीट पर। चलिए लक्ष्मण बने रहिए आप हमारे साथ। दिल्ली से एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, इन तीनों अहम सीटों की अगर बात कर ले, देखिए जिसे जो करना था उसने अपने लेवल पर किया, फिर चाहे प्रचार की बात हो या फिर टिकट को लेकर जब बहुत माथापच्ची चल रही थी कि किसे कैंडिडेट बनाया जाए, दोनों ही
पार्टियों को लेकर। लेकिन अब ओवरऑल जो करना था पार्टियों को उन्होंने कर लिया है, अब करना जनता को है। वोटिंग भी यहां पर जारी है। लेकिन इन तीनों सीटों को लेकर बात की जाए, समीकरण बनते क्या है, किसकी क्या कोशिश है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बयान भी ऐसे आए कि बाकी मुद्दे एक तरफ हो गए, इन बयानों पर ही चर्चा होने लगी। श्वेता, 5 बड़ी बातें हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आजकल अगर आपने ट्रेंड देखा होगा, जब से पिछले काफ़ी लंबे समय से 2 बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से पंचायत चुनाव भी बहुत इंटरेस्टिंग होने लगे हैं। पंचायत चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होने लगे हैं दिल्ली में बैठे आला कमानों के लिए। अब हम बात करते हैं राजस्थान के उपचुनावों की। ये उपचुनाव तीनों सीटों पर बड़े ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज दिल्ली में, चाहे फिर बंगाल जैसा बड़ा चुनाव हो रहा है देश में, लेकिन फिर भी चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, सबकी नज़र राजस्थान की तीनों सीटों पर है। राजस्थान पिछले 2.5 सालों में बहुत महत्वपूर्ण, राजस्थान अपने आप में एक महत्वपूर्ण राज्य है, चाहे कोई भी पार्टी हो, अपोजिशन के लिए भी और जिसकी सरकार होती है और केंद्र में जिसकी सरकार होती है। लेकिन जैसे पॉलिटिकल हालात रहे हैं राजस्थान में, उसको लेकर ये तीनों सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब जिस तरह का ट्रेंड अभी तक आया है, जैसे अभी लक्ष्मण राघव ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा उपचुनाव को देखते हुए बहुत ज़्यादा अभी तक वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है और कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को बाहर निकाले। जाहिर तौर पे बीजेपी की भी रहेगी, क्योंकि दोनों के लिए ही ये साख की लड़ाई है। अब बात करते हैं कि तीनों सीटों पर किस तरीके से क्या चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी में जो पूरा उनका मीडिया सेल है, वो पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहा है कि कितने वोट परसेंटेज आ रहा है, कहाँ से लोग निकले हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज भी एक बार फिर से करने की कोशिश कर रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी का मंत्र है कि कैसे न कैसे लोगों को घर से निकाला जाए। अभी तक वोट परसेंटेज ये उम्मीद लगा सकते हैं कि कोरोना है, सुबह काम है, नवरात्र होता है, तमाम छुट्टी होती है, घर में देरी से निकलते हैं, तो उम्मीद है कि दोपहर के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़े। लेकिन इन तीनों सीटों पे जो लड़ाई है, क्योंकि अगर हम, एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि इसमें कोई पूरे चुनाव अगर हमने देखे हों क्लोजली, तो इसमें कोई भी मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा तो चुनावी भाषणों में आया ही नहीं। मुद्दे थे जो जिनका कोई लेना देना नहीं था। महाराणा प्रताप का मुद्दा उठा, कांग्रेस कोशिश करती रही कि वो मुद्दा खत्म ना हो, लगातार उस मुद्दे को बनाए रखा। उसके बाद बाड़े को लेकर जब डोटासरा जी के मुंह से निकला, उसके बाद राजेंद्र राठौड़ साहब के मुंह से निकला, वो बाड़े का मुद्दा बना रहा, जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं था। देखिए, बॉटम लाइन ये है कि कांग्रेस अपनी जाहिर तौर पे कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में अगर उपचुनाव में तीनों सीटों में से मैक्सिमम सीटें जीतना उसके लिए बहुत बड़ी जो है साख की लड़ाई होगी, क्योंकि इसका मैसेज बहुत दूर तक जाना है। और जहां तक बात है बीजेपी के लिए, तो जाहिर तौर पे बीजेपी प्रूव करना चाहती है कि एंटी इनकम्बेंसी ऑलरेडी आ चुकी है और अब जो उपचुनाव हुए इसमें जो भी तस्वीर दिखेगी यह आगामी दिनों की तस्वीर है। तो दोनों ही पार्टियां लगातार इस पर लगी रही। कोरोना एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े नेता, हालांकि उपचुनाव में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा बड़े नेता नहीं जाते, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुए और जो प्रभारी हुए अजय माकन, उसके अलावा तमाम लोग, सचिन पायलट भी गए थे रैली में, लगातार तीनों ने एकजुटता की जो उनकी लड़ाई है। लेकिन अब एकजुटता की बात हुई है और उसका इम्पैक्ट आता है, तो देखिए कांग्रेस और बीजेपी राजस्थान में दोनों ही अपने गृह युद्ध से जूझ रहे हैं और जिसका इम्पैक्ट आपको 100% इस उपचुनाव के रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस चीज़ से बीजेपी, अब जैसे सहाड़ा की बात करें, सहाड़ा पहले ग्वालियर के उस इलाके में आया करता था। सहाड़ा के लिए महत्वपूर्ण था कि वसुंधरा राजे सिंधिया जाकर वहाँ चुनाव प्रचार करें। अरुण सिंह और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, वो पहले ही कह चुके कि वो अपनी पुत्र वधू के तबियत के चलते वो नहीं आ पाई, लेकिन फिर उनके भतीजे को बुलाया गया, इसका कार्यकर्ताओं में इम्पैक्ट हुआ। तो ये छोटे छोटे इम्पैक्ट, जैसे अगर किरण महेश्वरी की बेटी की बात करें, तो ये जिस दिन से टिकट तय हुई है, और सहाड़ा में तो सबसे बड़ा मुद्दा था कि जब निर्दलीय को चुनाव से बीजेपी ने जब वापसी कराई, अपनी टिकट को वापस करवाया, अपने नामांकन को वापस कराया, उसको भी कांग्रेस ने चाहा कि अच्छे से बुनाए, कांग्रेस ने चाहा कि इससे भी लीड ली जाए। तो कुल मिलाकर कोई जनता के हित से मुद्दे तो इसमें नहीं उठे, लेकिन ये बात भी सच है कि तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि ये तीनों सीटें मैक्सिमम जीती जाएं और मैक्सिमम इस तरीके से जीती जाएं कि जिससे कि आगे का जो मैसेज है वो देखने को मिले कि आगे
कांग्रेस और बीजेपी किस जगह खड़ी है, क्योंकि ये सारे मैसेज दिल्ली में बैठे आलाकमान नोटिस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये और अहम फैक्टर है अदिति, बिल्कुल जिनका जिक्र आपने किया और जानकारी दी। बहुत शुक्रिया अदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। और चलिए, क्योंकि तीनों ही सीटों में वोटिंग जारी है, भीलवाड़ा कलेक्टर से इस बीच खास बातचीत की है सहयोगी नवीन जोशी ने, वो आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र के उत्सव और लोकतंत्र का जो महोत्सव है वो मतदान केंद्र, उस मतदान केंद्र का एक आदर्श मतदान केंद्र का निरीक्षण करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद एम नेकाते गंगापुर पहुंचे हैं। हमारे बीच में जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से मतदान चल रहा है और जिस तरह से उपचुनाव में जिस तरह का मतदान चल रहा है, इसको लेकर आप क्या मानते हैं, क्या उत्साह है लोगों में? लोकतंत्र के इस उत्सव में आज पूरे साड़ा विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न हो रहे हैं और अभी तक मतदान का प्रतिशत लगभग 30% तक हो चुका है। सभी जगह पे हमारे पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, एरिया मजिस्ट्रेट्स, मेरे साथ एसपी साहब, आईजी साहब, ऑब्जर्वर साहब, सारे प्रत्येक मतदान दल को विजिट कर रहे हैं और निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया संपादित करने हेतु हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है। विशेष तौर से सर, ये जो मतदान केंद्र है इसमें महिला पुलिसकर्मी से लेकर और मतदान अधिकारी तक महिला है, तो ये क्या एक नया क्या नवाचार है? पिछले चुनाव से ही निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसमें एक बूथ प्रायोगिक स्तर पे सभी मतदान कर्मी उसमें महिलाएं रहेंगी और महिलाओं द्वारा ये पूरी मतदान प्रक्रिया की जाएगी। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, यह भी एक मैसेज इसके माध्यम से जाता है। और चूंकि हमारी 50% आबादी महिलाएं हैं, हमारे लोकतंत्र में पहले चुनाव से ही महिलाओं को वोटिंग का अधिकार है, तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं, चाहे वो मतदान की प्रक्रिया को सही तरीके से संपन्न कराने में भी वो कम नहीं है। यही मैसेज ये मतदान, ये महिलाओं द्वारा मैनेज्ड बूथ ये संदेश दे रहा है। और चूंकि ये लोकतंत्र का उत्सव है तो एक उत्सव के रूप में प्रातिनिधिक रूप से इसको मनाने के हिसाब से हमने ये सजावट की है। सर, आपने बोला प्रतीकात्मक रूप से ये सजाया है आपने, बिल्कुल शादी की तरह, समारोह की तरह। अभी आप अंदर मतदान केंद्र का निरीक्षण करके आए हैं सर, कितना % वोटिंग है और जिस हिसाब से अभी का समय है उस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज से आप खुश हैं? देखिए, जितनी ज़्यादा प्रतिशत मतदान हो वो अच्छा रहता है। ये लोकतंत्र, सशक्त लोकतंत्र की निशानी होती है। हमारे स्वीप के कार्यक्रम के माध्यम से हमने मतदाताओं को काफ़ी जागरूक करने का प्रयास किया है। आज सभी सरकारी एवं इवन प्राइवेट प्रतिष्ठानों को भी छुट्टी मिलती है जिसके माध्यम से वो यहाँ पे वोटिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। अभी तक 30% तक के लगभग मतदान हो चुका है। अभी टाइम भी बढ़ा है इस चुनाव में। नॉर्मली 8 बजे से 6 बजे तक होता है, जो इस बार गर्मी को देखते हुए 1 घंटा सुबह जल्दी बढ़ा है, तो 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा धूप कम होने के पश्चात भीड़ और बढ़ेगी और मतदान प्रतिशत अच्छा रहेगा। ये थे हमारे बीच में जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद एम नेकाते, जिनका कहना यह है कि निर्वाचन विभाग की जो गाइडलाइन है और कोविड गाइडलाइन के तहत यहाँ पर पूरी पालना के साथ में मतदान कराने को और मतदान बढ़ाने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया गया। और जो धीरे धीरे शाम तक उनको उम्मीद है कलेक्टर को, जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद एम नेकाते को, कि शाम में होने के साथ साथ में ये मतदान का प्रतिशत जो 30% है ये ऊंचा चढ़ेगा और इसका ग्राफ बढ़ेगा। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन इकबाल के साथ, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भीलवाड़ा। बिल्कुल, तो जिला प्रशासन की पूरी कोशिश है कि यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ सके, शाम 6 बजे तक ज्यादा से ज्यादा मतदाता यहाँ पर पहुंचे। अब चलिए, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक रिएक्शंस पे हम अपने गेस्ट से ले लेते हैं। मुकेश पारिक जी, ओवरऑल 3 सीटों को लेकर क्या कहेंगे? लास्ट कमेंट। तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित रूप से होगी। कांग्रेस के जो सरकार के कार्यकाल है वो उनका जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा है उससे जनता बिल्कुल नाखुश है। एक चीज़ यहाँ रह गई थी, मैं संक्षेप में उसका जरूर उल्लेख करना चाहूँगा, बाकी सब चीज़ें हो गई थी इसलिए दोहराने का कोई लाभ नहीं है। आपने एक बयान वीर वाला जो शब्द आया था उसका मेरा रिएक्शन रह गया था। कांग्रेस के द्वारा कई बार हमारे चाहे युवा हो, शिक्षक हो, चाहे अधिकारी हो, उनका कई बार बेइज्जती की गई है अपने व्यवहार और अपने बयानों के द्वारा। अभी हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षकों का जिस प्रकार से नाथी का बाड़ा जो बड़ा प्रचलित हो रहा है उसके द्वारा उनका अपमान किया गया। इसके अलावा उससे पहले जो युवा बेरोजगार थे, जब वो उनसे मिलने गए तो उनको जिस प्रकार से उनकी बेइज्जती की गई, उनको कहा गया कि तुम्हारे जैसे कई यहाँ नौकरी लेने आते हैं और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है।
उनकी बेइज्जती की गई। एक वीडियो आजकल बड़ा वायरल हो रहा है एक IPS अधिकारी की, जिस प्रकार से उन्होंने बेइज्जती की। तो ये इस प्रकार से समय समय पर जो आप बयान की, अभी मेरे विद्वान मित्र चतुर्वेदी जी हमारे बयानों के बारे में बता रहे थे, तो इन बयानों पर भी वो कर लें तो अच्छा रहा। एक बयान और जिसमें इन्होंने अकबर को महान बताया और महाराणा प्रताप को उससे कमजोर बताया। चलिए ठीक है, तो ये लेकिन सारी चीजें कांग्रेस की है जो किसी से ठीक है। स्वर्णिम जी, क्लास कमेंट। देखिए श्वेता जी, निश्चित रूप से तीनों की तीनों सीटें राजस्थान के उपचुनाव में हम जीतने वाले हैं। और ये तय बात है कि जो ये 2.5 वर्ष के कार्यकाल में हमने 1.25 साल जो है इस पेंडेमिक के मैनेजमेंट में निकाला, लोगों को मुफ्त दवाई, अच्छा इलाज, कोई भूखा ना सोए, जो गरीब हमारे जो ठेले वाले रेहड़ी वाले ये हैं, इन लोगों को जो कैश ट्रांसफ़र करके हमने मदद की। इसके अलावा विकास कार्यों में कोई रुकावट नहीं आने दी, लगातार विकास कार्य हुए। इन सबको देखते हुए हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। और जो मुद्दे हैं वो सब अब हो चुके हैं क्योंकि अब तो चुनाव है, लेकिन इन सब चीज़ों के आधार पर निश्चित रूप से तीनों की 3 सीट पर हम चुनाव जीतेंगे। ठीक है मिथिलेश। देखिए श्वेता जी, ये तीनों जो उपचुनाव के परिणाम हैं, ये कुछ नेताओं की प्राणवायु साबित होंगे। इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जोधपुर के ही गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों को भी अगर भाजपा जीतती है तो गजेंद्र सिंह शेखावत की नंबर बढ़ेंगे, और मारवाड़ के लाल अशोक गहलोत अगर कांग्रेस जीतती है तो उनके नंबर बढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि अशोक गहलोत ने जो बजट है, जीरो बजट दिया, जीरो टैक्स बजट दिया, जो इलेक्शन की तैयारी थी। दूसरा, जैसे सहाड़ा में माइक्रो मैनेजमेंट, अशोक गहलोत का माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, वहां एक सैनी समाज की लड़की के साथ सुसाइड हुआ और वो मर गई, तो सैनी समाज नाराज था, तो अपने बेटे को भेजा और अलग से मीटिंग कराई सैनी समाज की। तो जो इलेक्शन को कंटेनमेंट जोन में बांट के माइक्रो मैनेजमेंट किया है, वो कितना आता है क्या नहीं है, लेकिन ये तय है कि ये तीनों चुनाव के उपचुनाव के परिणाम किसी के लिए प्राणवायु साबित होंगे तो किसी के लिए प्राण घातक भी साबित होंगे। चलिए, ये दोनों दलों को समझना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।